शरणार्थियों में एक भयंकर गुस्सा पैदा हो गया था। दरअसल हम लोग इतिहास को, जो हमें इतिहास लिखा गया है उसमें कई चीजें छुपा ली जाती हैं। हम सिर्फ किसी व्यक्ति के सिर्फ एक अच्छे पहलू को दिखाते हैं, लेकिन हमें अगर समग्र रूप से हम चर्चा करें तो गांधी के अंतिम दौर में, जो उनका जो अंतिम काल है, जो आजादी के समय का जो काल है, उस समय गांधी जी का जो लोकप्रियता थी वो तेजी से कम हो रही थी। ये सत्य है। इस सत्य को अगर हम उस दौर के, इवन हम गांधी जी के जुड़े हुए जो साथ में उनके लोग थे, जो गांधीवादी थे, प्यारे लाल जी हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लिखी किताबें हैं, उसको ये पढ़कर महसूस होता है कि एक भयंकर आउटरीच गांधी के खिलाफ इस देश में बन चुका था। अब इसको कोई भी वामपंथी इतिहासकार नकारना चाहे तो नकार सकता है, लेकिन सच उससे बदल नहीं जाएगा। तो गांधी के प्रति जो इतना उबाल था कि ये चीजें ऐसा नहीं कि सामने नहीं आई है। एक बहुत मशहूर किस्सा है कि जब गांधी जी बिरला भवन में थे तो शरणार्थियों की भीड़ आ गई, उनको घेर लिया और भीड़ ने कहा कि मरता है तो मर जान दो गांधी को। नमस्ते, मेरा नाम रुचि श्रीमाली है। संगम टॉक्स की तरफ से मैं आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ हैं प्रखर श्रीवास्तव जी। ये वरिष्ठ टीवी पत्रकार हैं और इन्होंने पिछले 20 वर्षों के दौरान इंडिया टीवी, जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी, न्यूज 24, सहारा समय और दूरदर्शन में काम किया है। और अभी फिलहाल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खरी बात प्रखर के साथ नाम से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके शो को करीब 1 करोड़ के करीब व्यूअरशिप भी मिल चुकी है। आपके जो कार्यक्रम होते हैं वो भारत की राजनीतिक इतिहास के छुपे हुए पन्नों को उजागर करते हैं और काफी उपयोगी जानकारी होती है उनमें। और उसी तरह के इस इतिहास के जो छुपे हुए पन्ने हैं उसमें से एक टॉपिक है गॉडसे का। तो गॉडसे का वो सच जो हम सबसे छुपाया गया, हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। मोस्टली इस टॉपिक को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, या लोग बात करने से कतराते हैं। तो मेरे मन में भी बहुत से प्रश्न थे इस विषय को लेके, और मुझे पता है आप सबके मन में भी बहुत से प्रश्न होंगे इस विषय को लेके। तो आज जब प्रखर जी साथ हैं तो आइए अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं उनके साथ। नमस्ते प्रखर जी, स्वागत है नमस्कार, आपका आज के नमस्कार, कार्यक्रम में। नमस्कार। आज मैं ये मानते हुए कि इस टॉपिक को सुन के किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में क्या प्रश्न आते होंगे, क्या वो सोचते होंगे, वो सोचते हुए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी प्रखर जी। तो पहला मेरा प्रश्न है कि आखिर गॉडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की थी? आखिर वो देश काल, वो स्थिति परिस्थिति, क्या सिचुएशंस थी जिनकी वजह से गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की? धन्यवाद, आपने इस परिचर्चा में मुझे बुलाया। आपने जो पहला सवाल ही पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम किसी भी विषय को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम उस दौर में, मतलब देश काल स्थिति परिस्थिति क्या थी, उस दौर में क्या चल रहा था, वो क्या स्थितियां बन गई थी जिनकी वजह से एक घटना होती है। जब तक हम उस काल को नहीं समझेंगे तब तक हम उस घटना के मर्म को, उस घटना की वजह को, उसको गहराई से हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। तो हमको गांधी की हत्या के पहले जो बनी थी इस देश, उसका अध्ययन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें देखना होगा, जैसे जानते हैं कि देश का बंटवारा हो गया था, लेकिन बंटवारा जब हुआ था तो बंटवारे के साथ जो समस्या थी उसे समझने की जरूरत है। इसका सीधा संबंध गांधी हत्याकांड से है। उस दौर में एक पूरे शरणार्थी का रैला जो था और नॉर्थ इंडिया शहरों के अंदर आ गया था, और देश नया नया आजाद हुआ था, तो देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो इतने सारे शरणार्थियों को जगह दे पाता, उनकी उत्तम व्यवस्था कर पाता। क्योंकि हो सकते हैं कि आज भी देश में कितनी समस्याएं, तो सोचिए जब नया नया मुल्क आजाद हुआ होगा तो कितनी समस्याएं रहेंगी। दूसरा, अंग्रेज जो अधिकारी थे, अंग्रेज जो उस समय देश को संभाल रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे उनकी रुचि इस देश के प्रशासन में खत्म होना शुरू हो गई थी, और वो लोग इस देश को संभाल रहे थे जिनको कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था। मतलब वो पहली बार सत्ता में आए थे इतने साल की गुलामी के बाद, और उनको सब चीजें संभालने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो उस दौर में जब संसाधनों की जो मुस्लिम शरणार्थी भारत छोड़कर पाकिस्तान गए हैं, और जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, जो घर था या जो उसकी जो जगह थी रहने की, वो वहां से आए किसी हिंदू शरणार्थी को दे दी जाए, ऐसा पाकिस्तान में लगातार हो रहा था। हम लोग देख सकते हैं कि लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में जो हिंदू आए थे उनकी संपत्तियां यहाँ से गए मुसलमानों को दी गई।
इसी तरह की मांग भारत में भी हो रही थी और भारत में इसको कोशिश सरदार पटेल के नेतृत्व में कोशिश भी हो रही थी। लेकिन गांधी जी का, अब यहाँ पे गांधी जी की एंट्री होती है, गांधी जी का इस चीज को लेकर विरोध था। गांधी जी का यह मानना था बुनियादी तौर पर कि ना तो किसी हिंदू को पाकिस्तान छोड़ना चाहिए, ना किसी मुसलमान को हिंदुस्तान छोड़ना चाहिए। और उनका ये शिद्दत से मानना था कि जो मुस्लिम आज अपनी संपत्ति, अपना घर परिवार छोड़कर पाकिस्तान गए, वो एक न एक दिन वापस जब माहौल सुधरेगा तो आएंगे। तो ऐसे में हिंदू शरणार्थियों को उनकी संपत्ति या उनकी रहने की जगह ना दी जाए। इसे लेकर गांधी जी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे और सरकार पर बहुत बड़ा दबाव था कि हम इतने सारे लोगों को कैसे रहने की जगह दें। और जब ये परिस्थितियां निर्मित हो गई तो शरणार्थियों की स्थिति खासकर दिल्ली के अंदर बेहद खराब हो चुकी थी। दिल्ली में ठंड का मौसम आ चुका था, दिल्ली में भयंकर ठंड पड़ती है, हम सब लोग जानते हैं। वो शरणार्थी दिल्ली आए, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। एक घटना है जो जिसका गोडसे ने अपने जो उसने अदालत में बयान दिया था उसमें वर्णन किया है कि मस्जिद के अंदर शरणार्थी चले गए थे कि मस्जिदें खाली, जो जब इलाके के मुसलमानों ने पूरा मोहल्ला छोड़ दिया तो एक तरह से मस्जिद भी वो खाली हो गई थी, उसमें लोगों ने का आना जाना बंद हो गया था। तो वहां भी कुछ हिंदू शरणार्थियों ने शरण ले ली। तो उन मस्जिदों से जबरदस्ती रातों में हिंदू शरणार्थियों को हटाया गया और उससे बड़ी विचित्र स्थितियां इस देश के अंदर, खासकर देश की राजधानी में निर्मित हो गई थी। और इसका असर यह हुआ कि गांधी के प्रति शरणार्थियों में एक भयंकर गुस्सा पैदा हो गया था। दरअसल हम लोग इतिहास को, जो हमें इतिहास लिखा गया है उसमें कई चीजें छुपा ली जाती हैं। हम सिर्फ किसी व्यक्ति के सिर्फ एक अच्छे पहलू को दिखाते हैं, लेकिन हमें अगर समग्र रूप से हम चर्चा करें तो गांधी के अंतिम दौर में, जो उनका जो अंतिम काल है, जो आजादी के समय का जो काल है, उस समय गांधी जी का जो लोकप्रियता थी वो तेजी से कम हो रही थी। ये सत्य है। इस सत्य को अगर हम उस दौर के, इवन हम गांधी जी के जुड़े हुए जो साथ में उनके लोग थे जो गांधीवादी थे, प्यारे लाल जी हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लिखी किताबें हैं, उसको ये पढ़कर महसूस होता है कि एक भयंकर आउटरीच गांधी के खिलाफ इस देश में बन चुका था। अब इसको कोई भी वामपंथी इतिहासकार नकारना चाहे तो नकार सकता है, लेकिन सच उससे बदल नहीं जाएगा। तो गांधी के प्रति जो इतना उबाल था कि ये चीजें ऐसा नहीं कि सामने नहीं आई है। एक बहुत मशहूर किस्सा है कि जब गांधी जी बिरला भवन में थे तो शरणार्थियों की भीड़ आ गई, उनको घेर लिया और भीड़ ने कहा कि मरता है तो मर जान दो गांधी को। और नेहरू आते हैं और नेहरू कहते हैं कि कौन मारेगा गांधी को, पहले मुझे मुझे मारो। ये बहुत मशहूर किस्सा है और इवन जो गांधी पे मूवी बनी है हॉलीवुड में, उसके अंदर भी ये किस्सा दिखाया गया है। तो इन सब चीजों से साफ होता है कि गांधी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्से का माहौल बन चुका था। अब इस बीच में क्या होता है कि अब इसी घटना के बीच में जनवरी का दूसरा हफ्ता आता है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में क्या होता है कि 13 जनवरी के आसपास महात्मा गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं। अब अनशन में जो बताई थी हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए, दिल्ली में जो दंगे हैं वो रुकना चाहिए, मुसलमानों को वापस लाने की कोशिशें होना चाहिए। और लेकिन आम जनमानस का यह मानना था, जिसमें गोडसे भी शामिल था, कि गांधी ये काम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उसमें पाकिस्तान के हिस्से जो रकम आई थी उसकी एक तीसरी किस्त 55 करोड़ रुपए के रूप में भारत सरकार ने रोक ली थी। क्योंकि ये खैर सभी को मालूम है कि कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, तो नेहरू और पटेल का यह मानना था कि अगर हमने ये 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए तो पाकिस्तान जो है इसका इस्तेमाल युद्ध में हमारे खिलाफ कर सकता है, इस धन का। तो उस स्थिति में गांधी के बारे में माना जा रहा था कि गांधी का जो अनशन है, ये अनशन जो है ये 55 करोड़ रुपए देने के लिए हो रहा है। और हुआ भी वही। 13 जनवरी को उन्होंने अनशन शुरू किया गांधी ने, और 14 जनवरी की शाम कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि पाकिस्तान को ये 55 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। और ये जब घटनाक्रम हो रहा था तो उस वक्त गोडसे के दिमाग में क्या चल रहा था, इसका सबूत मिलता है गोडसे की बीमा पॉलिसी से। तो गोडसे 12 और 13 तारीख को अपनी बीमा पॉलिसी के अंदर दो चेंजेस करता है। उसने जो 30,000 और 20,000 रुपए की दो बीमा अपने इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करवा रखे थे, उसमें वो दो चेंज करता है, नॉमिनीज चेंज करवाता है। वो अपनी पहली पॉलिसी में जो नॉमिनी बनाता है वो बनाता है चंपुताई आप्टे को। चंपुताई आप्टे कौन थी? चंपुताई आप्टे उसके जो सबसे अच्छा उसका दोस्त था, नारायण आप्टे की पत्नी थी। जाहिर तौर पर नारायण आप्टे और कहीं ना कहीं गोडसे के बीच में तय हो चुका था कि अब गांधी को हमें खत्म करना है या गांधी की हत्या करना है। तो इस उसी समय गोडसे जो है अपनी एक बीमा पॉलिसी करवाता है चंपुताई आप्टे के नाम पर, और दूसरी बीमा पॉलिसी के अंदर वो अपना नॉमिनी बनाता है सिंधु गोडसे को, जो उसके छोटे भाई गोपाल गोडसे की पत्नी थी। तो इससे साफ हो जाता है कि गोडसे ने उस वक्त तक तय कर लिया था कि अब
गांधी को मरना होगा या गांधी को मैं मार के रहूंगा। इसी बीच में जो गांधी के खिलाफ जो माहौल था, इसी परिस्थितियों के अंदर गोडसे वो तय करता है। और वो ऐसा नहीं है कि उसने अचानक ये फैसला जो है वो 55 करोड़ वाली बात पे ले लिया था। उसके मन में बहुत दिनों से गांधी विरोध की भावना पनप रही थी। उसने अपनी जो अंतिम गवाही दी है, जो अपना अंतिम बयान जो उसने शिमला हाईकोर्ट में दिया है, उसके अंदर वो बार बार उसने गांधी की गलतियों का उल्लेख किया, जिसमें वो सबसे पहले बोलता है कि खिलाफत आंदोलन से वो शुरू करता है कि खिलाफत आंदोलन में गांधी ने जो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर जो कॉम्बिनेशन बनाया और वो जो असफल हो गया, उसकी असफलता के बाद जो पूरे देश में हिंदू विरोधी दंगे हुए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है मोपला नरसंहार। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और बहुत ही दुर्भाग्य क्या कहूंगा, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने मोपला नरसंहार को जो है मतलब किताबों से गायब कर दिया। और अगर लिखा भी है तो ये साबित करने की कोशिश की गई है कि मोपला का जो नरसंहार हुआ था, जो मोपला मुस्लिमों ने जो कत्लेआम मचाया था, वो बेसिकली अंग्रेजों और जो केरल के जो नायर जमींदार थे उनके खिलाफ था। लेकिन हकीकत में वो एक हिंदुओं का नरसंहार था, जिसमें बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुए, महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ हुआ। मतलब मोपला नरसंहार जो उस समय था, उसने उस जनमानस पे असर डाला था, लेकिन उसको धीरे धीरे इतिहास की किताबों में गायब कर दिया गया। तो वो मोपला नरसंहार का जो असर था, जो हुआ था, उसके किस्से कहानियों ने, वीर सावरकर ने भी उस पर एक पुस्तक लिखी थी मोपला, उन सबका असर कहीं ना कहीं गोडसे के ऊपर पड़ा था, जो उसने बाद में बयान भी किया। इसके बाद उसने उसको एक समस्या थी कि गांधी बार बार आर्य समाज का विरोध करते हैं। आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जब हुई थी, तो गांधी जी ने उस हत्यारे का समर्थन किया था। तो इस तरह की भावनाएं गोडसे के अंदर धीरे धीरे, जब वो जवानी की दहलीज पे कदम रखा था, तो शायद वो उसके अंदर वो पनपना शुरू हो गई थी। फिर गांधी ने बीच में हिंदी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदी उर्दू मिक्स हिंदुस्तानी इस देश की भाषा होना चाहिए। वहां उसको तकलीफ हुई, जिसका उसने अपना बयान जो अदालत में दिया उसका उसने वर्णन किया। इसके अलावा जब देश आजाद हुआ तो लोग, एक बड़े जनमानस की मांग थी कि गोवध पे प्रतिबंध लगना चाहिए। गांधी जी के पास हजारों चिट्ठियां पहुंचती थी कि अब तो हमारी सरकार बन गई है, देश आजाद हो गया, तो गोवध पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो गांधी कहते थे कि गोवध पर प्रतिबंध कैसे लगा दे, ये देश में तो मुसलमान भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो किसी हिंदुओं की एक मांग पर गोवध पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें गोडसे ने अपने बयान में कही है कि ये सब वजह थी, जिसकी वजह से मेरे मन में कहीं ना कहीं गांधी के प्रति जो है इस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा था। तो जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ये मुझे लगता है कि ये काफी होगा कि आपको एक स्थिति, देश काल स्थिति परिस्थिति समझ में आ गई होगी कि आखिर क्यों वो वजह थी कि जिसके बाद गोडसे ने गांधी को मारने का फैसला लिया। तो जो ट्रिगर पॉइंट था वो 55 करोड़ रुपए बना। उसके बाद गोडसे ने प्लान बनाया। 20 जनवरी को वो गांधी पे पहला हमला हुआ, और आखिर में 30 जनवरी को वो गांधी को मारने में कामयाब हो गया। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की इस तरह से हत्या हो गई। जो एक हम किसी भी गोडसे जो भी वजह रही हो, गांधी का कितना विरोध रहा हो, गांधी का कितनी भी नीतियां अगर गलत थी, तो एक वैचारिक विरोध होना था। आखिरी में बंदूक उठाकर, रिवॉल्वर उठाकर एक अहिंसा के पुजारी को इस तरह से मार दिया जाना, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन जो हुआ वो आप सबको मालूम है, 30 जनवरी को शाम 5:17 पर क्या हुआ। धन्यवाद प्रखर जी। और मेरा अगला प्रश्न इसी से एक थोड़ा रिलेटेड था कि सावरकर और आरएसएस, उसको हमेशा इस हत्याकांड से जोड़ा जाता है और बहुत असफल प्रयास किए जाते हैं कि उनको जोड़ा जाए इस चीज से। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि सावरकर के साथ और आरएसएस के साथ गॉडसे का क्या संबंध था? देखिए, ये आजादी के समय जब जो सावरकर की जो भूमिका थी उस वक्त, जो वो जिस तरह से सरकार का विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो सावरकर का नाम इस पूरे कांड में घसीटा गया, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की साजिशें भी शामिल थी। और बाद में जो घटना हो गई, तो अगर मैं आपको भी पूरा विस्तार से बताऊंगा सावरकर और गोडसे का रिश्ता क्या था और क्या संबंध सावरकर का गांधी हत्याकांड से था या नहीं था, लेकिन एक बात मैं उसके पहले कह देना चाहता हूं कि लाल किले के अंदर गोडसे पर केस चला निचली अदालत में। इसको रेड फॉर ट्रायल गोडसे का कहा जाता है, जिसमें सावरकर पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ। फिर अगर अपराध साबित नहीं हुआ तो सरकार उसको पंजाब हाई कोर्ट में जब अपील करी, तो उसके अंदर सावरकर के खिलाफ अपील, निचली अदालत के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी गई। बाद में 1960 के दशक में कपूर कमीशन की स्थापना हुई, उसमें सावरकर का नाम क्यों नहीं आया। तो ये सब मैं आपको भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको सिलसिलेवार पहले समझना पड़ेगा कि गोडसे और सावरकर का रिश्ता क्या था।
को कोई भी ना दक्षिणपंथी, ना कोई वामपंथी, ना कोई न्यूट्रल, कोई इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता कि गोडसे और सावरकर के बीच में घनिष्ठ रिश्ता था, एक गुरु शिष्य का रिश्ता था। इस बात को सावरकर ने भी माना है, इस बात को गोडसे ने भी माना है, ये बात जांच में भी सामने आई है। तो इस रिश्ते की शुरुआत बेसिकली हुई थी रत्नागिरी से। असल में रत्नागिरी में गोडसे के पिताजी एक डाकखाने में सरकारी मुलाजिम थे, और वहीं पे सावरकर अपने काला पानी की सजा काटने के बाद रत्नागिरी के अंदर प्रतिबंधों का सामना करते हुए रह रहे थे। तो इसी दौरान गोडसे अपने शुरुआती दिनों में एक जब किशोर अवस्था प्राप्त करके वो जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा था, तो इसी संपर्क में वो सावरकर के संपर्क में आया, और वहां से उसका एक घनिष्ठ रिश्ता सावरकर से बनना शुरू हुआ। सावरकर की उसने किताबें पढ़ी। सावरकर के पास उस दौर में समय होता था, राजनीतिक गतिविधियों से वो दूर थे प्रतिबंध की वजह से, तो उनके पास समय होता था। वो गोडसे के साथ लंबी लंबी चर्चाएं होती थी, यहाँ तक कि जब सावरकर ने ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत दुर्भाग्य है कि हम सावरकर को वामपंथ इतिहासकारों के ही आईने में देखते हैं कि, और एक कुप्रचार में फंसे रहते हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए जो सबसे पहले जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किए उनमें एक खुद वीर सावरकर थे। तो उस आंदोलन के साथ भी गोडसे जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि नेपाल के एक बार महाराजा रत्नागिरी आए थे, तो उस पूरे समारोह को सावरकर ने आयोजित किया था, और उस पूरे समारोह की जिम्मेदारी जो थी वो गोडसे ने संभाली थी। और ये सब ऐतिहासिक तथ्य है जो सबके सामने है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि सावरकर और गोडसे के बीच में रिश्ता नहीं था, लेकिन इस रिश्ते की वजह से हत्या हो गई, ये साबित करने के लिए जो सहारा लिया गया, जिस वजह से सावरकर को गिरफ्तार किया गया, तो आप अगर टेक्निकल रूप समझे तो जो गोडसे के जिन लोग, गोडसे ने जो गांधी को मारा था, उनके साथ जो गोडसे के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उनमें एक व्यक्ति था दिगंबर बड़गे। तो जो 6-7-8 लोगों का जो एक ग्रुप था, इनमें दिगंबर बड़गे था। दिगंबर बड़गे का समझना चाहिए, दिगंबर बड़गे एक अवैध हथियारों का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति था, जिसके ऊपर पुलिस में कई केस थे, और उसकी कोई निष्ठा ना कोई हिंदू महासभा के लिए थी, ना कोई संघ के लिए थी, ना किसी विचारधारा के लिए थी। वो एक अवैध चीजों का व्यापार करने वाला एक व्यवसायी था। तो उसके आप चरित्र का अंदाजा लगा सकते हैं दिगंबर बड़गे का। सावरकर के आसपास जो पूरा केस बुना गया वो दिगंबर बड़गे की गवाही पे बुना गया। दिगंबर बड़गे ने क्या कहा कि 17 जनवरी को जब नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे सावरकर से मिलने के लिए शिवाजी पार्क मुंबई में सावरकर सदन में गए, तो मैं भी उनके साथ था। वो दोनों सावर रहे थे, सावरकर, नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे। तो मराठी में सावरकर ने कहा, जिसका मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ, जाते जाते कहा कि यशस्वी होकर आना। तो ये यशस्वी होकर आना, ये जो शब्द था दिगंबर बड़गे की गवाही में, एक वो व्यक्ति जो अवैध हथियारों का व्यापार करता था, जिसकी पूरी समाज के लिए के नजरिए से देखा जाए, कानून के नजरिए से देखा जाए, देश के नजरिए से देखा, इसकी पूरी निष्ठा संदेह के गहरे में थी, उस आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति दिगंबर बड़गे की गवाही पर सावरकर के आसपास केस तैयार किया गया कि उन्होंने आखिरी बार कहा था यशस्वी होकर आना। सिर्फ एक गवाह है उस बात का कि मैंने सुना, और मैंने बोलते हुए भी नहीं सुना, मुझे वो सीढ़ियों से उतर रहे थे तो आवाज, सावरकर की आवाज मुझे सुनाई दी कि यशस्वी होकर आना। इस आधार पर सावरकर के आसपास एक जो पूरा केस बुन लिया गया। लेकिन गोडसे ने जो अपना अंतिम बयान जो दिया, उसमें उसने माना कि मैं सावरकर को अपना आदर्श मानता था। इसमें कोई शक नहीं है कि जो अग्रणी नाम का अखबार गोडसे निकालता था, उसके जो अग्रणी जो लिखा रहता था उसके फ्रंट पेज पर, उसके ऊपर सावरकर की तस्वीर बनी रहती थी। तो इसमें कोई छुपाने की कोई जरूरत थी नहीं गोडसे को। गोडसे ने माना कि मैं उनको अपना आदर्श मानता था, मैं उनकी नीतियों से सहमत था, मैं उनके लिए काम करता था, उनके साथ हिंदू महासभा की बैठकों में शामिल होता था। लेकिन 1947 तक आते आते मुझे सावरकर की नीतियों से असहमति होने लगी थी। गोडसे ने साफ साफ लिखा है हुआ है, इसमें किसी को गलत बुरा मानने या किसी भी व्यक्ति को उसको आहत होने की जरूरत नहीं है, कि गोडसे ने उसमें कहा कि जब हिंदू महासभा में रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, तो सावरकर ने इसमें उनको हामी दे दी। इस बात से भी गोडसे आहत हुआ था कि हमें सरकार का विरोध करना चाहिए, हमें हिंदू शरणार्थियों के लिए काम करना चाहिए, हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। ये उसकी विचारधारा थी, आप सहमत हो या ना हो। तो उसकी इस विचार, उसको लगता था कि सावरकर अब एक बुजुर्ग हो चुके हैं, और उनका जो गोडसे सोचता था कि बुजुर्ग हो चुके हैं और अब इनके अंदर वो तेवर नहीं बचे जो इस वक्त जरूरत होना चाहिए। हार्डलाइनर जो सावरकर एक जमाने में होते थे, वो उस तेवरों के अंदर कभी आ गए। ये मैं नहीं कह रहा,
ये गोडसे ने अपने बयानों में कहा है जो उसने अदालत में दिए हैं, कि मुझे लग रहा था कि सावरकर जिस दिशा में मैं काम करना चाह रहा था, सावरकर उस दिशा में नहीं जा रहे थे। यहाँ तक कि उसने ये कहा कि जब हमने एक अनशन में गांधी जी के खिलाफ जुलूस निकाला, तो सावरकर ने हमको डांट के कहा कि ये जुलूस क्यों निकाला, आपने उधर प्रदर्शन नारे क्यों लगाए, आपको एक आयोजन करके आपको उसमें भाषण देते हुए आप अपनी बात कह सकते थे, किसी व्यक्ति के अनशन स्थल पे नहीं जाना चाहिए आपको। तो इस तरह के दोनों के बीच में बकौल गोडसे एक मतभेद होना शुरू हो गए थे। इसलिए गोडसे का कहना था कि अगर मैं ये प्रस्ताव देता कि मैं गांधी की हत्या करने वाला हूं, तो सावरकर कभी इसके लिए तैयार नहीं होते। इसलिए सावरकर को कभी इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मैं या नारायण आप्टे या एक कोई व्यक्ति जो है गांधी की हत्या करने वाला है। लेकिन सावरकर का नाम जो इस पूरे घटनाक्रम में आता है, यह बहुत दिलचस्प बात है, मतलब इसको हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। असल में सावरकर का जो इतिहास था, जब वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेज सरकार को चुनौती दे रहे थे, तो 3 ऐसी घटनाएं हैं, मतलब बहुत थोड़ा से सुनिएगा, क्योंकि इन 3 घटनाओं की वजह से कहीं न कहीं गांधी हत्याकांड में सावरकर लिप्त थे, साबित करने की कोशिश करती है। असल में 3 घटनाएं थी, जो अंग्रेज अधिकारियों पे 3 हमले हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई और 1 बच गया। ये 3 घटनाएं क्या थी? इसमें पहली घटना जो थी, वो आप सभी लोगों को मालूम होगी कि मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली को लंदन के अंदर गोली मारी थी, जिसमें कर्जन वायली की मौत हो गई थी। तो ये घटना हुई थी 1909 में। इसमें क्या हुआ था कि कर्जन वायली एक समारोह के अंदर थे, मदन लाल ढींगरा वहां पर गए, वहां पर उन्होंने रिवॉल्वर किताब के अंदर छुपा रखी थी, उन्होंने किताब से रिवॉल्वर निकाली और कर्जन वायली को गोली मार दी। कर्जन वायली स्पॉट पे ही मर गए। मदन लाल ढींगरा ने भागने की कोशिश नहीं करी, अपना हथियार सरेंडर कर दिया और कहा कि ये मेरा इसमें अकेले का हाथ है, मैं मारना चाहता था, मैंने मारा, इसके अलावा और कोई शामिल नहीं है। लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि मदन लाल ढींगरा सावरकर के अभिनव भारत संगठन से जुड़ा हुआ था, सावरकर का बेहद करीबी था। और आप ध्यान से मॉडस ऑपरेंडी आप सुनते जाइएगा। एक बार फिर बता रहा हूं, मदन लाल ढींगरा गया, गोली मारी, सरेंडर किया और कहा मैं इसमें ये अकेले मेरे का कृत्य है, इसमें और कोई शामिल नहीं है। अंग्रेज सरकार ने बहुत कोशिश करी कि इसमें सावरकर को घसीटा जाए, लेकिन मदन लाल ढींगरा टूटा नहीं, उसने किसी का नाम नहीं लिया, ना कभी ये साबित हो पाया कि सावरकर का इस हत्याकांड में हाथ था। अब दूसरी घटना होती है उसी साल दिसंबर में 1909 में, इस कर्जन वायली की हत्या के बाद। असल में नासिक के एक कलेक्टर थे एटीएम जैक्सन। एटीएम जैक्सन ने ही सावरकर के भाई गणेश सावरकर को सजा दिलवाई थी, जिसकी वजह से उनको काला पानी, ये सभी तथ्य है। फिर जैक्सन की हत्या हो जाती है दिसंबर 1909 में और उसकी हत्या करने वाला होता है, उसका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, 19 साल का लड़का था और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था। अब उसने कैसे हत्या करी? वो एटीएम जैक्सन, एक शारदा नाम का एक मराठी नाटक था, वो देखने के लिए थिएटर में थे। कन्हेरे वहां पे हथियार लेकर गया, जैक्सन को उसने गोली मारी और वहीं पे उसने सरेंडर कर दिया। बाद में कन्हेरे को फांसी हो गई। तो मदन लाल ढींगरा को भी फांसी हुई थी, कन्हेरे को भी फांसी हो गई और उसका भी ये कहना था कि मुझे गणेश सावरकर को इन्होंने सजा दी, उसका मैंने बदला दिया है। उसमें सावरकर का नाम आया। ये साबित हो गया कि सावरकर ने ही रिवॉल्वर भेजा था लंदन से पार्सल के थ्रू और उसी से मारा गया। और जो सावरकर को 2 काला पानी की जो सजा हुई थी, उसमें से एक एटीएम जैक्सन की हत्या की वजह से हुई थी। तो इस तथ्य को तो सावरकर उसको दोषी साबित हुए और उन्हें काला पानी की सजा हुई। लेकिन ये मॉडस ऑपरेंडी, आप इसको ध्यान से देखिए, कन्हेरे जाता है, पब्लिक प्लेस पे एक व्यक्ति है, पब्लिक प्लेस पे एक व्यक्ति जाता है, रिवॉल्वर निकालता है, गोली मारता और वहीं पे सरेंडर कर देता है। अब तीसरी घटना जो होती है वो 1931 में होती है, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के अंदर। वहां पर महाराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे, उसमें बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था, उसके जो गवर्नर थे हॉटसन, सर हॉटसन, वो वहां पे एक समारोह में भाग ले रहे थे। तो वहां पर जो एक बाद में जो बलबंत गोगटे थे, जो बाद में हिंदू महासभा की तरफ से बाद में आजादी के बाद विधायक भी बने हैं, तो बलबंत गोगटे जो थे उस समय छात्र थे, युवा थे, वो गए वहां पर, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जो है हमला किया, गोली चलाई सर हॉटसन पे। लेकिन दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, हॉटसन जो थे वो बच गए उस हमले के अंदर और बलवंत गोगटे को जो है एक लंबी सजा हुई। और ये भी एक तथ्य, बड़ा रोचक तथ्य, कि बलवंत गोगटे जब जेल से छूट कर आए तो सर हॉटसन ने ही उनको उनकी पढ़ाई का बाद में खर्चा उठाया और एडमिशन दिलवाया। उन्होंने कहा कि अगर लड़का, अगर इसका करियर खराब हो जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा,
तो इस तरह की भी घटनाएं भारत के इतिहास में हुई हैं। तो जो बलवंत गोगटे जो थे वो भी वीर सावरकर के बेहद करीबी माने जाते थे और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। अब ये 3 घटनाएं मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि इन 3 घटनाओं का जो मॉडस ऑपरेंडी है कि एक व्यक्ति है वो सार्वजनिक स्थल पर जाता है, सार्वजनिक स्थल में मौजूद व्यक्ति को गोली मारता है, वहीं वो सरेंडर करता है, भागने की कोशिश नहीं करता और बाद में गवाही में कहता है कि मैं अकेला इसमें शामिल था। सेम जो तीनों ये जो मैंने आपको कांड बताया और गांधी जो हत्याकांड है, जो गोडसे ने किया, वो कहीं ना कहीं मदनलाल ढींगरा की जो मॉडस ऑपरेंडी थी, जो कन्हेरे की जो मॉडस ऑपरेंडी थी, या जो बलवंत राव गोगटे की जो कार्य करने की शैली थी, वही उसी शैली में उसने गांधी की हत्या करी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी जो ये माना जा रहा था कि ये तीनों भी सावरकर के शिष्य थे। गोडसे भी शिष्य था, इन तीनों ने भी सावरकर का नाम नहीं लिया, गोडसे भी नाम नहीं ले रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह सावरकर का नाम इस केस में घसीटने के लिए आई। लेकिन यहां पर हमको अब न्यूट्रल व्यक्ति की तरफ जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति इस घटनाक्रम में क्या था, इस घटनाक्रम में सावरकर, इस घटना में सावरकर शामिल थे या नहीं। इसको अगर हमें समझना है तो हमें किसी न्यूट्रल व्यक्ति की बात को हमें कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक किताब है, द मैन हु किल्ड गांधी। ये मनोहर मुलगांवकर की लिखी किताब है और गांधी हत्याकांड पर लिखी इससे बेहतर किताब उपलब्ध नहीं है। इसको मैकमिलन ने छापा है और ये 1970 के दशक में मनोहर मुलगांवकर ने लिखी थी। इस किताब के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर ने सावरकर के बारे में क्या कहा था, सावरकर के संदर्भ में क्या कहा था, ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने सावरकर के जो वकील थे भोपटकर, जो उनका केस लड़ रहे थे, उनको बुलाया पर्सनली दिल्ली में एक मथुरा रोड के आसपास, जो इसमें लिखा गया है किताब के अंदर, और भोपटकर को बुलाकर कहा कि जो आपके क्लाइंट हैं सावरकर, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बस सरकार उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सरकार में खुद कानून मंत्री थे अंबेडकर, तो उनकी बात को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो भोपटकर ने पूछा कौन, तो अंबेडकर ने जवाब नहीं दिया। फिर भोपटकर ने पूछा सावरकर को कौन फंसाना चाह रहा है, नेहरू, और अंबेडकर इस पर चुप रहे। मतलब कहीं ना कहीं अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात की तरफ इशारा किया कि वीर सावरकर को नेहरू फंसाना चाहते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मनोहर मुलगांवकर ने अपनी इस किताब में लिखी, द मैन हु किल्ड गांधी में, भोपटकर और अंबेडकर के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी गवाही है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं सावरकर को ये साबित करना चाहते थे कि इसमें सावरकर का हाथ है। अब उसकी वजह आप राजनीतिक निकाल सकते हैं, उसकी वजह आप निकाल सकते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण भी उसकी एक वजह हो सकती है, या उस देश को सांप्रदायिकता, सो कॉल्ड सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए जो हिंदूवादी चेहरे उनको बदनाम कर दिया जाए, ये भी एक वजह हो सकती है। और मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूँ जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया था कि अगर सावरकर गांधी हत्याकांड में लिप्त थे, तो जब रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान वो बरी हो गए, लाल किले में जो निचली अदालत में मुकदमा चला, जस्टिस आत्माचरण ने उनको बरी कर दिया, तो जब ये केस पंजाब हाईकोर्ट की शिमला बेंच में गया, तो भारत सरकार ने सावरकर के खिलाफ उसमें केस पुनर्विचार याचिका दायर क्यों नहीं करी, सबूत क्यों नहीं दिए? सावर के घर में जब सरकार ने छापा मारा था 1 फरवरी 2 फरवरी की रात में गांधी हत्याकांड के बाद, हजारों की तादाद में कागज जब्त किए गए थे। आज का दौर तो था नहीं कि हार्ड डिस्क मिलती थी, पत्र होते थे एक दूसरे से, उसी से पत्र व्यवहार होता था, एक दूसरे को तार भेजे जाते थे, फोन भी नहीं होते थे, उतने फोन संभव नहीं थी एक शहर से दूसरे शहर करना, ट्रंक कॉल के थ्रू होता था काम। तो जो सारे आचार अपना आदान प्रदान होता था विचारों को पत्रों के माध्यम से होता। तो पत्र जब आपने हजारों की तादाद में कागज पत्र जमा किए तो कुछ तो एक मिला होगा जो सबूत के तौर पर पेश। आप एक दिगंबर बड़गे की गवाही, जिसको अवैध हथियारों का सौदागर है, उसको पेश कर करके आप साबित कर रहे हैं, और आज भी वामपंथी इतिहासकार यशस्वी होकर आना कहा था, इसी थ्योरी पे टिके हुए। ना कपूर कमीशन साबित कर पाया, ना लाल किले की अदालत में साबित हो पाया। तो आपके किसी एक व्यक्ति के कह देने पर आप किसी को आप इस तरह से उसकी पूरी जो उसका जीवन था, जो उसने राष्ट्र को समर्पित किया, उसको आप इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। आपका वैचारिक विरोध हो सकता है सावरकर की किसी भी नीति से, किसी भी आपको उनके हिंदुत्व के विचार से हो सकता है आपका वैचारिक विरोध हो, लेकिन एक महान व्यक्ति को दूसरे महान व्यक्ति की हत्या में लिप्त साबित करने की कोशिश करना, मुझे लगता है ये सावरकर के साथ नाइंसाफी होगी। जहां तक संघ की बात है, तो ये बात गोडसे ने भी मानी है कि वो संघ की शाखाओं में जाता था। बाद में गोपाल गोडसे, जो खुद उम्र कैद की सजा काटी गांधी हत्याकांड में, जो नाथूराम गोडसे का छोटा भाई था, उसने भी ये कहा कि
संघ की शाखाओं में नाथूराम गोडसे जाता था। बाद में जो गोपाल गोडसे की जो एक बेटी थी हिमानी सावरकर, जो अभिनव भारत संगठन जिन्होंने बाद में संभाला, तो हिमानी सावरकर ने तो यूट्यूब में इंटरव्यू पढ़े हैं जहाँ पे एक दुकान भी बताई उन्होंने कि यहाँ पे नाथूराम गोडसे अपनी एक सिलाई की दुकान, कपड़े सिलने की दुकान चलाता था और यहाँ पे संघ के जो कार्यकर्ता थे उनकी जो गणवेश होता था वो सिलने का काम करता था। तो संघ की शाखा में जाने से कोई व्यक्ति जिस शाखा में जाता है, जिस संगठन से जुड़ा था, उस पूरे संगठन का हाथ हो, ये तो साबित नहीं हो जाता। तो और खुद गोडसे ने अपने बयान में कहा है कि संघ के शाखाओं में जाकर मैंने महसूस किया, और ये गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है गांधीवत क्यों में, कि जब संघ की शाखाओं में उनको लगता था कि ये शाखा में जा रहे हैं, बुलाते हैं, विचार एक दूसरे को दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत शारीरिक अभ्यास होता है और ये खत्म हो जाता है, तो इससे क्या हासिल हो रहा है? हम जो उग्र जो हमारी विचारधारा है, जो हम करना चाहते हैं हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, वो संघ से हमारी पूरी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसने संघ को भी ये कहा कि संघ की भी जो नीतियां थी वो भी उससे गोडसे से सहमत नहीं था। अब आप जबरदस्ती संघ का नाम उसमें घसीटना चाहे, आपने गांधी, आप सरदार पटेल पे जब बात करिए, हर वामपंथी और हर लिबरल और कांग्रेसी ये कहेगा अरे वो तो सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस पे। हाँ लगाया था, तो बैन हटा भी तो लिया। प्रतिबंध अगर एक कोई सूचना मिलती है संघ पे मैंने प्रतिबंध लगा दिया सरदार पटेल ने, तो 13 महीने जांच चली, 2 लाख से ज्यादा संघ कार्यकर्ता गांधी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। आपने संघ के 2 लाख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, पूरी शाखाएं आपने लगाना बंद कर दी, पूरी नेहरू सरकार जो है वो संघ के खिलाफ लग गई। नेहरू ने तो 14 मार्च को महाराष्ट्र में जाकर गांधी हत्याकांड के 2 महीने बाद जाकर ये तक कह दिया कि मैं सत्ता छोड़कर संघ का मुकाबला करने के लिए उतर जाऊंगा। तो देश का प्रधानमंत्री खुद संघ के खिलाफ गांधी हत्याकांड में संघ को आरोपित करने में लगा हुआ था। पत्र है सरदार पटेल को लिखे हुए नेहरू के कि दिल्ली पुलिस में संघ के समर्थक लोग भरे हुए हैं, इसलिए संघ की जांच नहीं हो रही है, आरएसएस के कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व हैं, गांधी हत्याकांड के पीछे संघ है। और सरदार पटेल बार बार पत्र लिखते थे कि नहीं ये उनका काम नहीं है, 15-20 लोगों का मिला जुला काम है। अब सरदार पटेल और नेहरू बात कर रहे हैं, अब आप आके कोई वामपंथी इतिहासकार इस बात को जबरदस्ती साबित करे कि नहीं तो आरएसएस का काम था। अरे तो था काम, तो साबित कहां हुआ? क्या किसी कोर्ट में साबित हुआ? क्या लाल किले की अदालत में साबित हुआ? क्या शिमला हाई कोर्ट में साबित हुआ? क्या कपूर कमीशन में साबित हुआ? अरे आपकी तो पूरी सरकार थी। अब तो नेहरू संघ के कितने बड़े विरोधी थे दुनिया से छुपा नहीं है, तो साबित कर देते ना। ये साबित कभी नहीं हो पाया। तो अब आपके कहने से सिर्फ इसलिए कि आपको संघ को आपको उसके ऊपर एक धब्बा लगाना है, इसलिए आप बार बार नाम ले दे, तो ये मेरे को लगता है कि नाइंसाफी है। और ये मतलब इसको आप फैक्ट्स पे आप कभी इसको आप साबित नहीं कर सकते कि आरएसएस, हाँ गोडसे का आरएसएस से रिश्ता हो सकता है, लेकिन इसका मतलब उसका इस उस संगठन का ही इसमें पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग हो, ये मुझे कभी मतलब मेरे रिसर्च में तो कभी सामने नहीं आया। आशा है हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। और एक बात जो आपने बोली अभी प्रखर जी की, जैसे 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, उससे 10 दिन पहले 20 जनवरी को भी उन पर हमला हुआ था, है ना? तो ऐसे में क्या सावधानी बरती जाती कि उन्हें बचाया जा सकता था? ये हमला होने ही क्यों दिया गया, है ना? तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सबसे गहरा सवाल है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने उठाया है, जिसको मेरे को बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बात पर कोई, इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है कि क्या गांधी को बचाया जा सकता था। आप हर वामपंथी इतिहासकार को देख लीजिए, हर लिबरल सोच के आदमी को देख लीजिए, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से नफरत करते हैं उन लोगों को देख लीजिए, वो बस ये कहते हैं कि आरएसएस शामिल थी, सावरकर शामिल था और ये गांधी हत्याकांड हिंदूवादी ताकतों का हाथ था, आज तक इतने सालों तक। लेकिन कोई ये सवाल नहीं उठाता कि क्या बापू को बचाया जा सकता था। मतलब इस विषय पर किसी ने चर्चा नहीं करी। क्यों कोई ये व्यक्ति ये नहीं इस पर अध्ययन करता और कहता कि महात्मा गांधी को एक कांस्टेबल स्तर का अधिकारी को भी अगर आप जांच दे देते ना, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को भी, कि ये 20 जनवरी को हमला हुआ है और आप ये मामला है, तो 5 दिन के अंदर केस सॉल्व कर देता और गांधी की जान बच जाती। मतलब ये बहुत दिलचस्प और सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों कांस्टेबल वर्ड का इस्तेमाल किया है। आप देखिए 20 जनवरी को हमला होता है। 20 जनवरी को कैसे हमला होता है मैं तो आपको संक्षेप में बताता हूँ कि मदन लाल पाहवा नाम का एक व्यक्ति था, जो बाद में साबित हुआ कि गोडसे ने जब फैसला किया था, जिन 6-7 लोगों का उसने
अपना ग्रुप बनाया था, उसमें मदन लाल पाहवा भी एक था। मदन लाल पाहवा इकलौता था जो मराठी नहीं था और पश्चिम पाकिस्तान से वो भारत आया था और शरणार्थी था। तो ऐसा कहते हैं कि उसकी परिवार में उसकी महिलाओं के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ था जब वो पाकिस्तान से यहाँ पे आया था, और बहुत ही गुस्से में वो उसके प्रति, उसके मन में जो भारत के बंटवारे को लेकर और गांधी के को लेकर उसके मन में एक दुर्भावना थी। तो वो इन लोगों के संपर्क में आया, तो उसमें वो संपर्क में आया विष्णु करकरे के, जो अहमदनगर में चुने हुए पार्षद थे। तो करकरे के साथ वो काम करने लग गया मदन लाल पाहवा। तो इसमें कौन कौन लोग थे समझिए, नाथूराम गोडसे था, नारायण आप्टे था, गोपाल गोडसे का नाम को सजा हुई, विष्णु करकरे को सजा हुई, मदन लाल पाहवा को सजा हुई, दिगंबर वड़के जैसे मैंने बताया सरकारी गवाह बन गया था, और दिगंबर वड़के का एक नौकर था शंकर किस्तैया। तो ये 7 लोगों का एक ग्रुप था जो गांधी हत्याकांड में शामिल थे, जिनको ये जानकारी थी कि गांधी की हत्या होने वाली है, जो बात की जांचों में और को अदालतों में सामने आया है। तो अब क्या होगा कि 20 जनवरी को ये 7 लोग जो थे वो दिल्ली के अंदर मौजूद थे, और कनॉट प्लेस में एक होटल है, होटल मरीना, आज भी है वो होटल। मैं जाके वहां पे देख के आया हूँ, और वो कमरा भी देखा जिसके अंदर गोडसे रुका था। उस होटल में ये लोग रुके, मतलब नारायण आप्टे गोडसे उस होटल में थे, कई कुछ लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रुके, कोई लाल किले के पास जाकर एक होटल के अंदर रुका। तो ये सब दिल्ली में मौजूद थे। 20 जनवरी को मदन लाल, इनका प्लान ये था कि मदन लाल, जब प्रार्थना सभा महात्मा गांधी की चल रही होगी तो मदन लाल पाहवा एक बम फोड़ेगा, अफरा तफरी मचेगी। तो अगर आप लोग दिल्ली के बिड़ला भवन में जाए, मैंने जाके वो जगह देखी है, तो जहां पे गांधी प्रवचन देते थे जिस स्पॉट पे, उसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे और उसमें जालियां लगी हुई थी। तो गोपाल गोडसे और दिगंबर बड़गे उस जाली, उस सर्वेंट क्वार्टर के अंदर थे कि हम एक तस्वीर खींचना चाहते हैं गांधी की। ये बहाना बना के वो अंदर चले गए थे, कुछ 5-10 रुपए देकर उस चौकीदार को देकर। मदन लाल पाहवा ने बम फोड़ा, भगदड़ जैसी नहीं मच पाएगी, उतना बड़ा धमाका नहीं था। गांधी ने लोगों को रोक दिया, बोले नहीं नहीं कोई धमाका नहीं है, तो पुलिस कुछ अपना अभ्यास कर रही है और उसकी आवाज है, आप लोग मत जाइए। ये ऑडियो मौजूद है गांधी का, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। और वो वहां किसी वजह से अफरा तफरी में गोपाल गोडसे और दिगंबर बड़गे जो है गांधी पर पीछे से गोली नहीं चला पाए। अब इसमें दिलचस्प ये चीज थी कि गोडसे को उस दिन माइग्रेन हो गया, और गोडसे उस वक्त बिरला भवन में मौजूद नहीं था, मरीना होटल में मौजूद था। अफरा तफरी मच गई, गोली नहीं चला पाए। ये सारे लोग भागे और भाग के जो है अपने अपने इलाकों में चले गए, लेकिन मदन लाल पाहवा को स्पॉट पे गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब सोचिए, इतना 60 लोगों के ग्रुप का एक इतना बड़ा मेंबर जो बम फोड़ रहा है, वो ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो 2 महत्वपूर्ण बातें बताता है। मतलब आप ध्यान से सुनिएगा। पुलिस उससे पूछती है कि कौन लोग शामिल है, तुम अकेले हो कि तुम्हारे साथ लोग हैं? बोला, वो बताता है मेरे साथ 6 लोग और हैं, और वो 6 लोग जो हैं वो 6 के 6 पुणे, महाराष्ट्र और अहमदनगर के लोग हैं। पहली चीज वो बता देता है। वो बता देता है कि मेरे साथ विष्णु करकरे है। विष्णु करकरे जो अहमदनगर की नगर पालिका का चुना हुआ प्रतिनिधि था, पार्षद था, कॉर्पोरेटर जिसको हम कहते हैं। मतलब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था शहर के अंदर। मतलब ठीक है, देश में या महाराष्ट्र में लोग उसको ना जानते हो, लेकिन अहमदनगर में हर कोई उसको जानता था। और विष्णु करकरे का वो नाम दे देता है। और दूसरा वो एक क्लू देता है 20 जनवरी की शाम को ही, कि इस पूरे ग्रोह का जो मुखिया है, इस पूरे ग्रुप का जो मुखिया है, वो एक मराठी अखबार अग्रणी का संपादक है। अग्रणी कोई छोटा मोटा अखबार नहीं था, रजिस्टर्ड अखबार था, जिसकी 3 से 4 बार जो है जिस पर प्रतिबंध लग चुका था, और बड़ा ही विवादित अखबार था, जो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे चलाते थे, जिसका जिक्र मैंने किया, जिसमें सावरकर की तस्वीर होती थी। तो वो एक व्यक्ति बता देता है कि फला अग्रणी अखबार, इसका संपादक इस पूरे साजिश रच रहा है। तो सोचिए, अग्रणी अखबार के संपादक को ढूंढना कोई बहुत बड़ा काम था। आज की डेट में कोई किसी को बता दे कि फला शहर से निकलने वाला, मान सपोज कानपुर से निकलने वाले इस अखबार का संपादक ये कर रहा है, तो उस अखबार के संपादक तक पहुंचना कोई बहुत बड़ा काम है। इसके लिए कोई जेम्स बॉन्ड चाहिए आपको, या शर्लॉक होम्स चाहिए। तो दिल्ली पुलिस को ये सारी जानकारियां मिल गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये सारी जानकारी लेने के बाद मरीना होटल में छापा मारा। अब मरीना होटल में जब छापा मारा तो गोडसे वगैरह तो भाग चुके थे वहां से, लेकिन जल्दी में गोडसे अपने जो कपड़े उसने ड्राई क्लीन पे लिए थे वो ले जाना भूल गया था। एक काली राम करके वेटर था, उसको उसके पास वो कपड़े थे जब तक वो ड्राई क्लीन से उसके धुल के आ चुके थे। तो पुराने जमाने में लोग नॉर्मली खादी के कुर्ते पजामे पहनते, तो सभी सफेद रंग के होते थे। तो उसमें उस दौर में लोग अपने इनिशियल्स लिख दिया करते थे, जिससे कपड़े बदले ना। तो वो इंक से जो है इनिशियल लिख देते थे अपने कपड़ों में, कॉलर के पीछे जहां पे आप टैग लगा रहे थे। तो उसमें उसने एक लिखा हुआ था NVG, यानी नाथूराम विनायक गोडसे। अब देखिए आप,
मैं तो पुलिस में नहीं हूं, मैं कोई जासूस भी नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य बुद्धि का इंसान भी अगर ये समझ पा रहा है कि एक व्यक्ति बता देता है कि अग्रणी अखबार का संपादक, उसके कपड़े आपको मिल जाते हैं, उस कपड़े पे लिखा हुआ है एनवीजी, नाथूराम विनायक गोडसे, तो इन चीजों को जोड़ना कोई बहुत बड़ा काम था क्या? लेकिन क्या किया दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस अपना 2-3 दिन बाद में एक डीएसपी स्तर के अधिकारी को मुंबई भेजा कि ये जानकारी है, ये आपके यहाँ से पाहवा नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, और ये महाराष्ट्र, पुणे और अहमदनगर के लोग शामिल है, आप करिए। जिम्मी नगर वाला एक मुंबई पुलिस के आईजी होते थे, बड़े उस समय बड़े प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी थे, मतलब इंडियन पुलिस सर्विस तो खैर बाद में बनी, लेकिन भारतीय पुलिस के एक बड़े अधिकारी थे वो। उन्होंने बड़ा बुरा व्यवहार किया हम दिल्ली पुलिस के साथ में, सुना ही नहीं, बोला नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, मैं इस पूरे मामले की जांच कर रहा हूं, और ये गांधी की कोई हत्या वत्या नहीं करना चाह रहे, ये गांधी का किडनैप करना चाह रहे हैं, और ये 20 लोगों का गिरोह है, और हर व्यक्ति के साथ 20 और लोग जुड़े हुए हैं, तो ये 400-500 लोग हैं जो मिलकर गांधी की अपहरण की योजना बना रहे हैं। सोचिए वो किस कल्पना में था नगर वाला, जिसको भारतीय पुलिस का एक बड़ा अधिकारी माना जाता है, वो किस तरह से चीजों को ले रहा था। दिल्ली पुलिस के अधिकारी बैठेंगे, साहब ये मदन लाल पाहवा का बयान है, इसमें वो ये नाम ले रहा है, आप पता करिए कौन संपादक है और ये कौन करकरे है। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, और मुंबई पुलिस को बोला कि आप जाइए, हमारे कार्य क्षेत्र में दखल मत दीजिए। जैसा आपने अभी सुशांत सिंह केस में देखा होगा, मतलब वही एक तरह का था कि बिहार पुलिस पहुंची और मुंबई पुलिस ने उसको काम नहीं करने दिया। सोचिए महात्मा गांधी की हत्या में हो रहा था, मतलब आज जो एक कलाकार की हत्या के मामले की, माफ कीजिएगा, उसकी एक संदिग्ध मौत के मामले में जो हुआ, सोचिए एक देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश के मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस का कोऑर्डिनेशन अगर आप देखें, मतलब शर्म आ जाना चाहिए। और तुषार गांधी ने एक बहुत मोटी किताब लिखी है 1200 पन्नों की, लेट्स किल गांधी। इसमें पूरा वर्णन है, तुषार गांधी महात्मा गांधी के प्रपोत्र हैं, पूरा वर्णन है कि कैसे दिल्ली पुलिस के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी मुंबई पुलिस। ठीक है, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं, इससे आपको एक मालूम पड़ेगा किस तरह से राष्ट्रपिता की जान से लेने वाले गोडसे ने सिर्फ गोली चलाई, लेकिन जिम्मेदार कौन लोग थे ये मालूम पड़ना चाहिए, कि गोली मारने वाला ही जिम्मेदार नहीं है, उसको ना पकड़ने वाले भी जिम्मेदार थे। तो बड़ा बुरा व्यवहार किया, सारे सुराग, जो सारे सबूत मिले थे वो नहीं मिले। अब इसी बीच में बहुत दिलचस्प बात होती है, और ये आपको ये बहुत इतिहास में दर्ज है, और इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, और बहुत लंबे समय तक बहस भी हुई है। मदन लाल पाहवा जब आया था पाकिस्तान से, तो वो मुंबई में शिफ्ट हो गया था, मतलब मुंबई चला गया था रिफ्यूजी बन के। तो वहां वो एक प्रोफेसर जैन के संपर्क में आया। प्रोफेसर जैन जो थे, वो रुइया कॉलेज है मुंबई के अंदर, उसमें हिंदी के प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे, वो अपनी किताबें भी लिखते थे। तो उनके संपर्क में आया, तो डॉक्टर जैन ने उसकी मदद करने के लिए अपनी किताबें उसको 75% में बेच देते थे, कि तुम इसको ले लो और उसको बेचो, और इससे जो 25% एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें मिलेंगे वो तुम रख लेना। तो उसकी एक तरह से मदद करते थे, तो वो अपने पिता तुल्य मानता था डॉक्टर जैन को, मदन लाल पाहवा। तो जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में मदन लाल पाहवा आखिरी बार प्रोफेसर जैन से मिलने गया। तो उसने कहा कि अब मैं एक बड़ा काम करने वाला हूं, मैंने और मेरे गिरोह ने तय कर लिया है कि हम अब महात्मा गांधी को मारेंगे। तो डॉक्टर जैन ने बोला, कौन तुम्हारा गिरोह में कौन कौन है? तब तक गोडसे का नाम नहीं लिया उसने कहा कि मेरे साथ करकरे हैं, वो मेरी बड़ी मदद कर रहे हैं, बड़ा अच्छे नेता हैं, हिंदूवादी नेता हैं, और मैं अहमदनगर में उनके साथ काम कर रहा हूँ, मेरी आर्थिक परिस्थितियां भी उनकी वजह से सुधर गई हैं, और अब मैं आपकी किताबों वाला काम नहीं करूंगा, बस अब हम लोग मिलकर गांधी को मारेंगे। तो जैन ने सोचा, प्रोफेसर जैन ने, कि यार ये शरणार्थी है, इसके मन में नफरत है गांधी के प्रति, तो ये ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, इसका कुछ नहीं है, गुस्सा उतर जाएगा। ने बोला कि नहीं नहीं तुम ये सब मत करो, गलत बात है। और मदन लाल पाहवा ने बोला अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा। जो भी इनके बीच में वार्तालाप को चला गया। अब 20 जनवरी को मदन लाल पाहवा ने बम फोड़ दिया, जाहिर उसका नाम सामने आ गया था, पूछताछ हो गई थी। अगले दिन देश भर के अखबारों की वो बैनर हेडलाइन थी कि महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में एक शरणार्थी ने बम फोड़ा, और उसका नाम आ गया, ये बम फोड़ने वाला व्यक्ति जो था मदन लाल पाहवा था। ये जानकारी जब अगले दिन सुबह मुंबई के अखबारों में छपी, तो डॉक्टर जैन के होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये तो मैं इसको मजाक समझ रहा था, मैं इसको इसका गुस्सा समझ रहा था कि हम गांधी को मार देंगे कह के गया था मुझे, और ये तो सही में इसने बम फोड़ दिया। तो डॉक्टर जैन से गलती, उन्होंने सोचा कि पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस हो सकता है मुझे भी इसमें इन्वॉल्व कर ले। तो डॉक्टर जैन के संपर्क थोड़े ऊपर तक थे। तो वो मुख्यमंत्री उस समय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे, प्रोविंस के थे, उस मुख्यमंत्री दफ्तर में पहुंचे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मोरारजी देसाई से मिल लीजिए, ये वही मोरारजी देसाई हैं जो बाद में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये मोरारजी देसाई उस समय बॉम्बे प्रोविंस, जिसके अंदर महाराष्ट्र गुजरात दोनों शामिल थे,
उसके गृह मंत्री थे। वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोरारजी देसाई के पास थी। मोरारजी देसाई के पास डॉक्टर जैन अगले दिन पहुंच गए और उन्होंने कहा कि इस केस के बारे में जानकारी ये है कि मदन लाल पाहवा नाम का व्यक्ति जिसने बम फोड़ा है, वो मेरे पास आया था, उसने ये बताया था और एक करकरे का नाम उसने लिया है। तो मोरारजी देसाई ने सारी जानकारी उनसे समझी और उस शाम को उन्हें अहमदाबाद जाना था मोरारजी देसाई को। तो वहीं से डॉक्टर जैन से मिलकर वो रेलवे स्टेशन चले गए, मुंबई रेलवे स्टेशन। वहां पे उन्होंने जिम्मी नगरवाला, जिसको मैंने अभी आपका नाम लिया कि जिसने महात्मा गांधी के किडनैप की थ्योरी साबित करने की कोशिश की थी, जिम्मी नगरवाला को बुलाया और बोला कि ये मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसने ये करकरे का नाम बताया है, मदन लाल पाहवा के बारे में ये जानकारियां दी हैं, तो आप इसको जरा इसकी जांच करना शुरू कर दो। तो जिम्मी नगरवाला को 21 तारीख को जानकारियां मिल चुकी थी कि मुंबई पुलिस का जो सबसे बड़े अधिकारियों में से एक था, उसको सारी जानकारियां मिल चुकी थी 21 तारीख की शाम को। और अब आप जो मैं कह रहा हूं आगे आप उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और ये विवाद को भी जन्म दे सकता है अगर उसको कोई अलग तरह से सोचे तो। मोरारजी देसाई ने अहमदाबाद में ये सारी जानकारी देश के गृह मंत्री सरदार पटेल को दे दी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मोरारजी देसाई ने जो अपनी गवाही दी है लाल किले की अदालत में और जो बाद में कपूर कमीशन के सामने पेशी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे डॉक्टर जैन ने जो सारी जानकारी दी थी वो मैंने नगरवाला को बताई, पुलिस अधिकारी नगरवाला को बताई, और जब मैं अहमदाबाद पहुंचा तो मैंने ये सारी जानकारी सरदार पटेल को वैसी की वैसी बता दी थी। तो सरदार पटेल के पास भी ये जानकारी आ चुकी थी, उनके पास गृह मंत्रालय का जिम्मा था। किसी को बुरा मानने या उसको लेने की जरूरत नहीं हो रहा। हर व्यक्ति की, चाहे वो इस देश का कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना रहा हो, एक निष्पक्ष उसके बारे में हमें एक अध्ययन करना चाहिए, एक रिसर्च करना चाहिए। तो जब आप उसको रिसर्च करेंगे तो आपको चीजें सामने आएंगी। तो अब आप ये बताइए कि इतने सब क्लू मिलने के बाद, देश के गृह मंत्री को जानकारी हो जाने के बाद, दिल्ली मुंबई पुलिस को जानकारी होने के बाद, क्यों नाथुराम गोडसे और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश नहीं हुई? मैं जो कहा था कि कांस्टेबल को भी अगर जांच दे देते ना ये ईमानदारी से करने के लिए, तो वो 5 दिन के अंदर नाथुराम गोडसे, नारायण आप्टे, दिगंबर वड़के, शंकर किस्टैया, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे को अंदर कर चुका होता। अब इतनी जानकारी आ गई थी। अब उसके बाद आपको करना क्या चाहिए था कि आपको पुणे, अहमदनगर और मुंबई की पुलिस को गांधी जी की सुरक्षा में लगाना चाहिए था। वो आपने नहीं किया। अगर वो ये लोग सुरक्षा दे रहे होते या सादे गणवेश में खड़े होते तो ये आराम से उस दिन 30 जनवरी को नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और नाथुराम गोडसे को पहचान जाते, क्योंकि 3 लोग इसी दिन बिरला भवन में 3 ही लोग गए थे 30 जनवरी को, जब 5:17 पर महात्मा गांधी की हत्या होती है। तो ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। बाद में सरदार पटेल ने, जब लोकसभा में उनको पूछा गया, और आपको सबको मालूम होना चाहिए गांधी हत्याकांड के बाद जयप्रकाश नारायण ने एक सरदार पटेल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और धरने प्रदर्शन किए थे, यहाँ तक कि वो संसद के बाहर तक अपने कार्यकर्ता लेके पहुंच गए थे कि सरदार पटेल को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो गांधी की सुरक्षा नहीं कर पाए। और कहते हैं कि इतने आहत हुए थे सरदार पटेल उस प्रदर्शन से जो संसद के बाहर हुआ था उनके खिलाफ, कि उनको हार्ट अटैक पड़ गया था और बिल्कुल मौत के मुंह में जाते जाते वो बचे थे। तो लोकसभा के अंदर जब उनसे पूछा गया, संसद में पूछा गया कि आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी, आपने सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई, तो बोले बापू मना करते थे कि उनके आसपास वर्दीधारी पुलिस वाले नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल नेहरू और पटेल, अगर उनकी सरकारों से ये लोगों को पूछना चाहिए, इसकी जांच करना चाहिए कि गांधी के अंतिम दिनों में नेहरू और पटेल गांधी की कितनी बातें मान रहे थे। गांधी की एक भी बात नहीं मान रहे थे लोग। गांधी जो कहते थे उसका उल्टा कर रहे थे और गांधी बड़ा निराश थे इनकी सरकार से। गांधी को लगता था किस तरह से सरकार चला रही है, मैं इस तरह का भारत बनाने का सपना मैं नहीं देखता जिस तरह से नेहरू और पटेल इस देश को चला रहे हैं। तो आपने गांधी की कोई बात नहीं मान रहे थे आप उनकी। जब तक वो अनशन पर बैठते थे तभी आपने 55 करोड़ दिए। जब उन्होंने अनशन कह के अपनी चीजें मनवाई तब आपने करी। गांधी के कहने पर आप आसानी से तो नहीं मानते थे। तो गांधी की इतनी सारी बातों को ना मानने के बाद गांधी की आपने सिर्फ एक बात मानी कि मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मेरे आसपास पुलिस वाले नहीं होना चाहिए। बस आपने यही बात मानी, बाकी गांधी की कोई बात आप सरकार चलाने के दौरान नहीं मान रहे थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तुषार गांधी ने भी कही है। मैं एनडीटीवी में था 2008-9 में, और मैंने इस विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री, एक शो बनाया था जिसमें मैंने खुद उसकी एंकरिंग करी थी। तो उसमें मैंने तुषार गांधी का इंटरव्यू लिया था। तो तुषार गांधी ने एक बहुत गहरी और गंभीर बात कही थी। इसका अर्थ आपको अपनी अपनी समझ से आप निकाल सकते हैं कि नेहरू और पटेल के लिए या उस वक्त के नेताओं के लिए यह बहुत बेहतर था
कि वो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को राजघाट जाएं और 4 फूल चढ़ा दें, बजाय इसके कि वो रोज बिरला भवन जाएं और वहां पर वो गांधी से डांट खाएं, उनकी घुड़कियां सुने। और ये बात ना सिर्फ उस एनडीटीवी के इंटरव्यू में तुषार गांधी ने कही थी, बल्कि इस किताब के अंदर भी लिखी है कि एक तरह से मृत गांधी जो था वो कई लोगों के लिए बेहतर था जिंदा गांधी की तुलना में। वो सीधे सीधे सरकार पर और खासकर सरदार पटेल और नेहरू पर वो ये आरोप गांधी जी के परपोते लगाते हैं कि उनकी सुरक्षा नहीं की गई। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो वामपंथी और नेहरूवादी और लिबरल जो इतिहासकार बैठे हुए हैं और ये जो गांधीवाद की बात करते हैं, ये लोग सरदार पटेल या नेहरू से क्यों नहीं पूछते कि गांधी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? गोडसे ने तो गोली चलाई थी, ये बचाने में नाकाम क्यों रहे? इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता है? देश में हर दंगे, हर घटना के लिए सुरक्षा और तमाम चीजों के लिए उस दौर के जो मुख्यमंत्री थे उन पर उंगली उठाई जाती है कि आपके समय दंगे हुए, आपके समय कांड हुआ, आपके समय आतंकवादी घटना हुई, आप जिम्मेदार है, सुरक्षा में चूक हुई। तो ये सवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से क्यों नहीं पूछा गया? और बात आज भी इतिहासकार उस पर उंगली क्यों नहीं उठाते हैं नेहरू की सरकार पर कि गांधी को बचाया जा सकता था? और इस पे एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये बात देखिए, कपूर कमीशन बना, पंजाब हाई कोर्ट में इस पूरे मामला चला और दिल्ली की लाल किला की अदालत में मुकदमा चला। 3 जगह पे इसकी जांचें और इसकी पूरी सुनवाई हमारे सामने आती है। तीनों जगह पे बहुत सारे विषयों पर अलग अलग बातें कही गई हैं कि इसमें ये शामिल था, इसमें नहीं था, कई चीजें बदली गई, कहीं नहीं बदली गई। लेकिन एक बात तीनों जगह पर कही गई है, वो ये कि अगर पुलिस चाहती, प्रशासन चाहता, जिस मामले की जांच कर रहे थे वो चाहते कि गांधी बच सकते थे अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती। जस्टिस आत्माचरण, जिन्होंने लाल किले की अदालत में फैसला सुनाया था 10 सितंबर 1948 को, उन्होंने कहा कि पुलिस चाहती तो गांधी को बचाया जा सकता था। यही बात जस्टिस खोसला, जो पंजाब हाई कोर्ट के जज थे, अछरू राम भी थे, उनके साथ 3 जजों की बेंच थी, उन्होंने भी ये बात कही। और कपूर कमीशन में भी ये बात आई कि दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की नाकामी थी, गांधी जी की सुरक्षा की जिन पर जिम्मेदारी थी उनकी नाकामी थी कि वो गांधी की जान नहीं बचा पाए। लेकिन ये बात कोई नेहरूवादी, कोई वामपंथी ये नहीं उठाएगा। वो सिर्फ सावरकर की बात करेंगे, वो आरएसएस की बात करेंगे, वो गोडसे की बात करेंगे, हिंदूवादी शक्तियों ने गांधी को मारा इसकी बात करेंगे। तो पूरे परिप्रेक्ष्य में कोई भी बात होना चाहिए। किसी हवाबाई बातें करके किसी पर आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता है। कितना आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट है ये। इसको सुनो तो लगता है क्या चल रहा था उस समय। खैर, कोई भी कारण रहा हो, किसी की हत्या करना गलत है। आपने भी बोली है ये बात कि ये एक जघन्य अपराध है कि मतलब आप वो भी किसी को राष्ट्रपिता अगर की, वो भी मारते एक हैं, वो व्यक्ति भी, जो अहिंसा हाँ, का पुजारी था, जिसके जी पास पूरी जी दुनिया, मतलब अफ्रीका से लेकर अमेरिका से लेकर दुनिया के, मतलब हर देश में अगर भारत की एक पहचान है तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की वजह से। तो उनकी हत्या को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूं, लेकिन सारे तथ्य सही परिप्रेक्ष्य में सामने आना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये किसी समस्या का समाधान है ही नहीं कि आप किसी को मार दो। लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं आज के समय में जो गॉडसे को अपना हीरो मानते हैं, मतलब उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और मतलब उनको भटके हुए लोग कह सकते हैं कि उनको लगता है कि गॉडसे आदर्श हैं उनके। तो किस प्रभाव के चलते ये ऐसी सोच डेवलप हो रही है? देखिए, क्या हो रहा है कि आज के दौर में जो हो रहा है ना, कि एक तबका है देश का, इसमें कोई हमको स्वीकार करने में झिझक नहीं होना चाहिए, ना शर्म आना चाहिए। एक तबका है, लोगों का विचार है कि वो गोडसे को एक नायक की तरह मानते हैं। अब जब ये सब होता है, खासकर उसमें नए युवा भी हैं, मैं फेसबुक वगैरह में देखता हूँ गोडसे की तस्वीरें लोगों ने अपने प्रोफाइल पिक बना रखी हैं। अब दिक्कत कहां पर आती है कि जब गोडसे का महिमा मंडन इस देश में होता है तो वामपंथी जो ताकतें हैं वो सीधे बोल देती हैं कि ये सब जो हो रहा है 2014 के बाद हो रहा है। ये सब जो हिंदूवादी शक्तियां जो कथित रूप से मजबूत हो गई है 2014 के बाद, उसके बाद इस देश में गोडसे का महिमा मंडन होना शुरू हो गया। अब तो देखिए, कोई भी गोडसे की तारीफ कर देता है क्योंकि इस देश में तो सत्ता इनके हाथ में है। ठीक है, गोडसे के महिमा मंडन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी हिंदूवादी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि या तो पढ़े लिखे हैं नहीं, या ये असली सच किसी को बताना नहीं चाहते। और सच क्या है, वो ये है कि गोडसे कोई 2014 के बाद हीरो नहीं बन गया। महात्मा गांधी को मारने के बाद 5:17 के बाद, जब 30 जनवरी को उसने महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चलाई, उसके बाद देश में एक बड़ा तबका था। बहुत ही कटु सत्य है और मुझे इस कटु सत्य को कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये हकीकत है
कि उस हत्याकांड के दिन से ही देश का एक बड़ा तबका, देश के एक बड़ा जनसंख्या गोडसे को के इस गलत चीज को सही मानने लगी थी। दुर्भाग्य है, लेकिन ये सच है। और खासकर जो शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे, उनको तो लगा कि ये गोडसे ने सही किया। दुर्भाग्य है, लेकिन वो ऐसा सोचते थे। और अगर हम उनकी जगह पर अपने आप को रख के सोचें कि जिसका पूरा परिवार लुट गया हो, जिसकी जीवन भर की कमाई चले गई हो, जिसके बच्चों को, बीवियों को, बुजुर्गों को मार दिया गया हो, जिनकी घर की महिलाओं के साथ असमत टूटी गई हो, वो किस मानसिक स्थिति में रहे होंगे। हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है नौकरी करते हुए, तो हम विचलित हो जाते हैं कि हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, नए शहर जाना पड़ेगा। सब कुछ उठाकर लुटते पिटते अपना परिवार को गंवाते हुए आ गए आप एक अनजाने शहर में, ठंड में पड़े हुए हैं, कोई आपको सुविधाएं नहीं दे रहा, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अव्यवस्था फैली हुई है। एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मकान नहीं मिलना चाहिए उनको, तो मुस्लिम शरणार्थी वापस आएंगे। उस परिस्थिति के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो उनके समाज का नहीं है, नाथूराम गोडसे कोई पंजाबी नहीं था, नाथूराम गोडसे कोई सिख नहीं था, नाथूराम गोडसे कोई सिंधी नहीं था, जो पाकिस्तान से बेचारे बेघर होकर आए थे। वो एक महाराष्ट्र में था, और पाकिस्तान के बंटवारे का सबसे कम असर का किसी राज्य पे पड़ा था, उनमें से एक महाराष्ट्र एक था। ना कोई बहुत ज्यादा लोग गए, ना कोई बहुत ज्यादा लोग वहां पर आए। हालांकि बाद में बहुत तादाद में सिंधी बसाए गए, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं हो रहा था। जो भी शरणार्थियों का जो प्रेशर था वो नॉर्थ इंडिया के शहरों पर था। तो उनके मन में यह भावना आई कि व्यक्ति जिसके समाज, जिसका जो एक महाराष्ट्रियन है, जो चित्पावन ब्राह्मण है, जिसके समाज पर कोई इसका असर नहीं पड़ा, उसने हमारे लिए, क्योंकि देखिए मानिए ना मानिए, शरणार्थियों की समस्या थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा। तो शरणार्थियों को यह लगता था कि जो हमारे बीच का व्यक्ति नहीं है, उसने हमारे लिए अपनी जान पर खेल गया, जिसने मार दिया। संपादक था वो अखबार का, कोई क्रिमिनल, उसका इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसके लिए सहानुभूति एक तबके में, मैं नहीं कह रहा कि पूरा देश गोडसे जिंदाबाद बोल रहा था या गोडसे मुर्दाबाद बोल रहा था, ऐसा नहीं था। देश में उस समय भी एक गोडसे की आइडियोलॉजी, गोडसे के कृत्य को लेकर एक बंटवारा था। उस समय भी एक तबका था, मैं नहीं कह रहा कि आधा देश या पूरा देश, एक तबका था, और वो तबके की संख्या बहुत ज्यादा थी जो मानता था कि गोडसे ने जो कि कार्य किया, जो गलत कार्य है उसको, लेकिन वो सही मानता था। तो और इसके सबूत मिलते हैं, इसके सबूत इस तरह से मिलते हैं कि मैं आपको और ये सबूत को ये नहीं है कि किसी गोडसे के समर्थक ने अपनी किताब में लिख दिया हो या किसी ने कह दिया हो तो हमने मान लिया है। मैं आपको जस्टिस खोसला ने किताब लिखी, जजेस डायरी। ये जस्टिस खोसला कौन थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पंजाब हाई कोर्ट में जो गोडसे के फांसी की सजा को जिन्होंने बरकरार रखा था, जिनके फैसले के बाद गोडसे को फांसी दी गई, जो 3 जजों की बेंच थी, उनमें से उसमें जस्टिस खोसला थे। अब जस्टिस खोसला भी कोई ऐसे सामान्य किस्म के न्यायाधीश नहीं थे। वो आईसीएस में सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने एग्जाम दी थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने टॉप किया था। उस जमाने के वो आईसीएस अधिकारी थे, उससे वो न्यायिक सर्विस में आए थे। और भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उसका जो कमीशन बना था बंटवारे का, जिसमें आपकी जो सरहद खींची गई है भारत पाकिस्तान की, कौन सा गांव पाकिस्तान आएगा, कौन सा भारत आएगा, उस कमेटी के मेंबर थे वो। और बाद में सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की भी जांच की उन्होंने, जस्टिस खोसला ने। तो उनका तो जबरदस्त एक बैकग्राउंड, एक रिकॉर्ड और पूरा करियर था। अब जस्टिस खोसला अपने किताब जजेस डायरी के अंदर क्या लिखते हैं गोडसे के बारे में, उसको आज के लोगों को सुनना चाहिए कि ये कोई कोई आरएसएस का आदमी नहीं बोल रहा गोडसे के बारे में, कोई हिंदू महासभा का आदमी नहीं बोल रहा है। जस्टिस खोसला क्या बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि जब गोडसे अपनी गवाही दे रहा था, अपना बयान दे रहा था अदालत में, तो मैं महिलाओं के सुबकने की आवाज सुन पाता था। पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, गोडसे अपना बयान दे रहा होता था, और अदालत में मौजूद जो महिलाएं थी उनके सुबकने की आवाज में सुन पाता था। और मैं देखता था कि जो पुरुष थे वो अपनी जेबों में हाथ डाल के रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछ रहे होते थे। और अगर, अब आप ध्यान दीजिएगा अगली लाइन पे जो जस्टिस खोसला ने अपनी किताब जजेस डायरी में लिखी, कि अगर मैंने अदालत में मौजूद लोगों को ज्यूरी बना लिया होता, मतलब ज्यूरी जो बहुमत से फैसला करती है, उसका फैसला मान होता है, कि अगर मैंने अदालत में मौजूद लोगों को ज्यूरी बना लिया होता, तो नाथूराम गोडसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता। तो सोचिए, और शिमला में कौन रहता था, आप आज की शिमला से तुलना मत कीजिए। शिमला उस समय भारत का एलिट क्लास का एक शहर था, जिसमें कोई आम आदमी नहीं जाता था। उसमें उस समय जो भारत के बड़े उद्योगपति थे, बड़े व्यापारी थे, अंग्रेज लोग थे, एलिट क्लास था, उस तरह के पढ़े लिखे लोग उस शिमला के अंदर रहते थे। और उनके अंदर ये भावना थी गोडसे के प्रति। अब जो अलग अलग अकाउंट सामने आते हैं, मतलब उसमें गोपाल गोडसे ने भी लिखा है, और
उसके बारे में मौलाना आजाद ने भी कहा है, दुर्भाग्य जताते हुए उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि जब शिमला में आया था, शिमला में काफी ठंड पड़ती है, हम सब जानते हैं, तो गोडसे जब पहली बार अदालत में आया था तो वो उसने स्वेटर नहीं पहन रखा हुआ था, वो ठंड से हल्का सा ठिठुर रहा था। तो कहते हैं कि जब वो वापस जेल गया तो उसके बाद उसके पास महिलाओं ने स्वेटर बुनकर उसको भेजना शुरू कर दिया था। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन अलग अलग गोपाल गोडसे और अन्य लोगों के जो बयान हैं वो ये बताते हैं कि उस दौर में जो शिमला की महिलाएं थी वो उसको देख के इतनी द्रवित हो गई थी, ठंड में उसको ठिठुरता हुआ देख के, कि उसको अपने हाथों से स्वेटर बुनकर उस तक पहुंचा रही थी। और ये कौन महिलाएं थी? ये कोई महिलाएं जो आज इस तरह की कई लोग हैं जो गोडसे जिंदाबाद बोल देते, उस तरह के लोग नहीं थे। ये एलिट क्लास था उस वक्त का, पढ़ा लिखा तबका था देश का। अब ये गलत कर रहे थे, सही कर रहे थे, बहस बहस का विषय है, लेकिन ये हो रहा था कि उसको स्वेटर नहीं है तो महिला स्वेटर बुन के भेज रही है। तो गोडसे आज थोड़ा हीरो बना है, गोडसे तो अपनी जीते जी हीरो बन गया था। दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है, लेकिन ये सत्य है। ये आज ये कहना कि हिंदूवादी ताकतों ने इसके हीरो बना दिया 2014 के बाद, मैंने नहीं ना, ये दो उसके जीते जी 1948 के अंदर वो शिमला के अंदर कुछ लोग उसको अपना हीरो मानने लगे थे। अब आप सुनिए, अंबाला जेल में जहां पे उसको फांसी दी गई, उसका अकाउंट मिलता है गोपाल गोडसे की किताब में, और मैं सिलसिलेवार तरीके से साबित करूंगा कि अपने जीते जी कल्ट बन नाथुराम गोडसे कल्ट बन चुका था। जब फांसी दी गई गोडसे को, तो फांसी देने से जो एक नियम होता है कि परिवार को मिलने के लिए बुलाया जाता है, तो गोडसे के परिवार और नारायण आप्टे के परिवार को सरकार ने मिलने की अनुमति दी। तो वो जिस ट्रेन में बैठ के आए थे, उस ट्रेन में जब लोगों को मालूम पड़ा कि ये नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे का परिवार है, तो लोगों ने अपनी सीटें खाली कर दी उनके लिए, रास्ते भर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते आए। और जब वो अंबाला जेल के लिए पहुंचे, तो तांगे वालों ने उनसे किराया नहीं लिया। और जब मिलने के बाद, जब पूरे शहर में ये बात फैल गई कि नाथुराम गोडसे का परिवार अंबाला जेल आया है और उसको फांसी के बाद, फांसी से पहले आखिरी बार मिलने के लिए, तो ये गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है कि एक अंबाला में हजारों की तादाद में जुलूस की शक्ल में उनके परिवार को मुलाकात के बाद स्टेशन तक छोड़ने के लिए लोग आए। मतलब सोचिए, गोडसे का परिवार ना होटल वाला किराया ले रहा है उससे, ना तांगे वाला किराया ले रहा है, लोग अपनी सीटें खाली कर दे रहे हैं उसके लिए ट्रेन में। और सोचिए कि जब वो जेल से आखिरी बार मिलने के बाद वापस पुणे जाने के लिए ट्रेन में बैठ रहा है, तो सोचिए हजारों की तादाद में अंबाला के लोग उस परिवार को विदा करने आ रहे हैं। और स्टेशन पर बकौल, अब मैं इसका नाथुराम के भाई गोपाल गोडसे ने ये लिखा है कि अंबाला स्टेशन पर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए। अब हम इस बात को नकार सकते हैं क्योंकि गोपाल गोडसे न्यूट्रल नहीं है, अपने भाई के पक्ष में या अपने परिवार के पक्ष में, अपनी विचारधारा के पक्ष में इस तरह की बातें लिख सकते हैं। लेकिन अब हमको जाना चाहिए सरकारी अकाउंट पे, जहां से बात कहीं ना कहीं साबित होगी कि गोडसे एक कल्ट बन चुका है, गोडसे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का नायक बन रहा है। ये इस बात का एहसास उस वक्त की नेहरू सरकार को भी था। इसका सबूत कैसे मिलता है कि जब गोडसे को फांसी दी गई, तो जिस जगह पे फांसी देने के बाद जिस जगह पे उसको जेल के अंदर ही जलाया गया, शव परिवार को नहीं सौंपे गए। गोडसे का शव परिवार को नहीं सौंपा गया क्योंकि मालूम था कि सरकार को अगर शव परिवार को सौंप दिया तो अंतिम यात्रा में कितने लोग आएंगे, क्या माहौल बनेगा, ये सरकार जान रही थी। इसलिए शव परिवार को नहीं सौंपे गए और अंबाला जेल के अंदर ही जला दिए गए। अब जेल में जलने के बाद पहले तो उसकी अस्थियां गोडसे और आप्टे की एक जगह पे जमा की गई कलश में, और जिस जगह पे गोडसे को जलाया गया था वहां पे उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया कि इसका कोई जले हुए का शमशान, जो चिता का जो निशान है वो कोई रह ना जाए, और भविष्य में कोई इस जगह पे स्मारक ना बन जाए, किसी को ये ना मालूम पड़ जाए इस जगह पे गोडसे को चिता, इस जगह पे गोडसे की चिता जली थी। तो उस जगह को सरकार, जेल के अधिकारियों ने उस पर हल चलवा दिए, उस जगह को खोद डाला, मिट्टी उसकी निकाल ली गई। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये डर था ना कि गोडसे हीरो बन रहा है, तभी तो किया ना। अगर मान लो गोडसे के प्रति इतनी पूरे देश में देश के 100% लोगों में गोडसे के प्रति नफरत थी, तो नेहरू सरकार को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। अब उसके बाद क्या होता है, जब अस्थियां होती हैं जो आज भी गोडसे के घर में रखी हुई हैं, जिसको उसने कहा है गोडसे की अपनी अंतिम उसमें कि मेरी जो राख है वो सिंधु नदी में बहा देना, तब तक ये अस्थियां रखी जाएं, वो अस्थियां आज भी रखी। तो अस्थियों की कहानी क्या है कि जब वो अस्थियां बीनी गई तो कहीं ना कहीं डर था सरकार को कि ये अस्थियां भी जुलूस की शक्ल में बाद में निकल सकती हैं, परिवार को सौंप देंगे तो परिवार को अस्थियां तक नहीं सौंपी गई थी। वो अस्थियां कैसे पहुंची वो भी एक दिलचस्प कहानी है। तो जेल का एक पुलिस अधिकारी या और अम्बाला पुलिस का एक दो लोग मिलके जो है वो एक ट्रेन पर गए, और घग्गर नदी बहती है शायद वहां पे अम्बाला में, उस घग्गर नदी से जब ट्रेन ऊपर से गुजरी तो वहां से उन्होंने वो अस्थियां नीचे घग्गर नदी के अंदर फेंक दी। अब घग्गर नदी में उस वक्त पानी पूरा नहीं था, थोड़ा उथला पानी था,
और ये बात पुलिस वाले ने आके अंबाला के अंदर, बाजार के अंदर बताया कि हमने गोडसे और आप्टे की अस्थियां ऐसे ऐसे करके फेंक दी नदी के अंदर। वहां पे कुछ हिंदू महासभा के स्थानीय कार्यकर्ता थे, वो लोग वहां पर गए और साथ में स्थानीय लोग भी बड़ी तादाद में गए, और वहां पे जो उथला हुआ पानी था, किसी बांध की वजह से, बहुत नदी गहरी नहीं थी, उस नदी से रुका हुआ पानी था, उस नदी से उन्होंने वो अस्थियां चुनी, और जो आसपास नदी के अंदर न जा पाई थी, ऐसे अस्थियां बीन कर वो गोडसे के परिवार तक पहुंचाई गई। तो जिसकी अस्थियों से सरकार डर रही थी, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रति सहानुभूति थी इस देश में। हम गोपाल गोडसे की बात ना माने, लेकिन ये किस्से जो सरकार के रिकॉर्ड में हैं, ये तो बताते हैं ना कि कहीं ना कहीं सरकार को डर था कि गोडसे नायक बन रहा है। तो आज की सरकार पे, आज की लोगों पे दोष डालने का क्या मतलब है? तो कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, गोडसे ने जो किया वो गलत किया, लेकिन अब उसको सही मानने वाला तबका तब भी था, आज भी है। तो किसी एक विचारधारा को दोष दे देना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति अपनी समझ से अपनी एक सोच विकसित करता है, और उस आधार पे वो अपने नायक और अपने खलनायक चुनता है। ये लोकतंत्र में सबको आजादी है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने गोडसे को नायक चुन रखा है, वो गांधी को खलनायक मानते हैं। और अच्छी बात यह है कि देश का एक बड़ा तबका गांधी को नायक और गोडसे को खलनायक मानता है। अब इसमें कोई आप किसी पे आरोप लगा देना और ये सोचना कि तो अभी हो रहा है, ये मेरे को लगता है नाइंसाफी है। हम सोचते थे कि आज के समय में गॉड से हीरो बन रहे हैं, बट आपकी बात सुन के लगा कि नहीं, ये तो उस समय ज्यादा उनके तरफ लोगों का रुझान था। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये सब। और एक आखिरी सवाल और पूछूंगी प्रखर जी, उसके बाद हम अपनी ऑडियंस को चांस देंगे क्वेश्चन पूछने का। वो प्रश्न ये है कि गांधी जी की हत्या के बाद मैंने सुना है कि काफी एंटी ब्राह्मण दंगे हुए थे, और बहुत सारे जो निर्दोष ब्राह्मण थे उनको पूरे परिवार सहित मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये बात कितनी सच है, कितनी सच्चाई है इस बात में? और अगर ये सच है तो आम जनता तक ये न्यूज क्यों नहीं पहुंच पाई? ये सच ही नहीं है, बल्कि ये 1000% सच है कि गांधी हत्याकांड के बाद इस महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के लगभग सभी शहरों में ब्राह्मण विरोधी दंगे हुए थे। ये तथ्य इंटरनेट पे मौजूद है। आप जाएंगे, आप टाइप करेंगे एंटी ब्राह्मण राइट्स 1948, विकिपीडिया का पेज खुलेगा, उसमें घटना मिलेगी, लेकिन डेथ टोल जहां पे लिखा होता है, उस जगह के ऊपर लिखा होगा अननोन। अननोन। सबको मालूम है किस दंगे में कितने लोग मरे, कितने फायरिंग में मरे। सिर्फ ये इकलौता भारत का दंगा है, आधुनिक भारत का इकलौता दंगा है जिसके दंगा हुआ, ये बात सरकार भी मानती है, लेकिन कितने लोग मरे इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। संभव है क्या ये? लेकिन ये हुआ है इस देश के अंदर। ये बेसिकली जो 1984 में जो हुआ था ना, सिक्सरॉइड, ये उसी वो काम, ये मॉडस ऑपरेंडी जो कांग्रेस की 1984 में जो थी ना, ये सेम इसी कृत्य को उन्होंने 1948 में दोहरा दिया था। ये जो खुद को गांधीवादी कहते फिरते हैं ना, ये जो उस वक्त के जो गांधीवादी थे, उन्होंने क्या किया था 1948 में, ये इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, पुलिस रिकॉर्ड से भी मिटाने की कोशिश हुई है, लेकिन ये फैक्ट है कि कैसे 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद पूरे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को मारा गया था। मतलब जिन लोगों के सरनेम चितले, जोशी, आप्टे, गोडसे सरनेम थे, सरनेम देख के परिवार के परिवारों को मार दिया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानें जला दी गई। और इस बात का उल्लेख भारत के अखबारों में आपको नहीं मिलेगा, उस दौर में हल्का फुल्का मिलता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे उस दौर की, अगर विदेशी अमेरिकन अखबार और ब्रिटिश अखबारों में जाएंगे, तो गांधी की हत्या की खबर के साथ साथ मुंबई में दंगे 15 मरे, पुणे में दंगे 25 मरे, इस तरह की खबरें विदेशी अखबारों के अंदर छपी हैं, आज भी मौजूद है। वो अखबार इसलिए अर्काइव किए गए थे कि गांधी की हत्या एक बड़ी घटना थी अंतर्राष्ट्रीय, तो आज इंटरनेट पे वो अखबार मौजूद है। लेकिन उसके साइड में खबर, ब्राह्मण विरोधी दंगे देश में भड़के थे, उसकी खबर भी साथ में एक दो कॉलम के अंदर मौजूद है। और जब आप इसकी जानकारी जमा करेंगे, तो मैंने इस पर काम किया कि यार ये ब्राह्मण विरोधी दंगे हुए थे, ये डेथ टोल क्यों नहीं मिलता है। मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा मानता हूं कि न्यूट्रल व्यक्ति की बात को आपको मानना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति की बात को जिसको कोई लेकर आप पूरे देश में एक राय हो। तो इसमें मैं मानता हूं डीपी मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र का परिचय दे दूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। ब्रजेश मिश्रा जो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उनके पिता थे। द्वारका प्रसाद मिश्र जो थे, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में उन्होंने बड़ी 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 भूमिका निभाई थी। भारतीय राजनीति का चाणक्य माना जाता था उनको। और वो जब गांधी हत्या हुई थी, तब वो एक स्टेट होता था जो आज का मध्य प्रदेश है और आज का विदर्भ है, उसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसमें विदर्भ का हिस्सा भी आता था, जो आज महाराष्ट्र का हिस्सा है। उसके गृह मंत्री थे डीपी मिश्र। उन्होंने अपनी 3 खंडों में आत्मकथा लिखी है, तो उसमें एक खंड के अंदर वो लिखते हैं
कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए शर्म की बात थी कि उन्होंने इन दंगों के अंदर भूमिका निभाई, ब्राह्मण विरोधी दंगों में अपनी भूमिकाएं निभाई। ये बात कांग्रेस का इतना बड़ा नेता, जो एक बहुत बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना, जो इंदिरा गांधी का बेहद करीबी था, उसने ये बात लिखी है कि कांग्रेस की भूमिका थी ब्राह्मण विरोधी दंगों में। अब इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता। दुर्भाग्य है कि हर बात भारत में जब भी दंगों की बात आती तो 2002 के दंगे, भागलपुर के दंगे, कानपुर के दंगे, अलीगढ़ के दंगे और सिख विरोधी दंगे, कोई ये नहीं बताता कि इस देश में जिस ब्राह्मणवाद को लेकर पूरी एक राजनीति चल रही है, एक पूरा मूवमेंट इतने साल से चल रहा है, और कई लोगों की दुकानें, राजनीति की दुकानें चमक गई ब्राह्मणवाद का विरोध करते करते। कभी उन ब्राह्मणों पर भी तो अत्याचार हुआ होगा, थोड़ा बहुत ही सही, कभी तो हुआ होगा, कोई उसका भी तो उल्लेख करे, कहीं तो कुछ निष्पक्षता रहे, कहीं तो कुछ बैलेंस रहे। नहीं, इस देश में दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण विरोधी दंगों की कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो सवर्ण थे। क्योंकि हमारा तो नैरेटिव हमें ये सेट करना है कि ब्राह्मण ही हमेशा शोषक रहे, उनके साथ कभी गलत ही नहीं हुआ होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि गांधी हत्याकांड के बाद ब्राह्मणों की हत्या हुई। और देखिए कितनी मतलब शर्म की बात है और कितनी बड़ी इसमें साजिश साबित होती है कि मैंने आपको बताया कि 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में गोडसे का नाम नहीं ढूंढ पाए लोग। पूरा महाराष्ट्र, दिल्ली पुलिस और देश की सरकार और राज्यों की सरकार लग गई, ढूंढ नहीं पाया 10 दिन में। और गांधी हत्याकांड के बाद क्या हुआ, 5:17 पे गोली मारता है 30 जनवरी को गोडसे, और उस रात 4 या 5 घंटे के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक खबर सबको मालूम पड़ जाती है कि गांधी को मारने वाला का नाम नाथूराम गोडसे, उसकी जाति ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी वो चित्पावन ब्राह्मण है। सोचिए, ये ना फेसबुक का दौर है, ना ट्विटर का दौर है, ना ये मोबाइल का दौर है। उस दौर में 1948 में आम जनता तक ये सारी जानकारी पहुंचा दी कि किन लोगों ने, वो लोग जो 10 दिन तक नाथूराम गोडसे को ढूंढ नहीं पाए थे, इतने बड़े बड़े सबूत और इतने क्लू होने के बाद उन्होंने 4 घंटे के अंदर पूरे देश को यह बता दिया कि नाथूराम गोडसे कौन है, उसकी जाति क्या है और जाति में भी वो कौन सा ब्राह्मण है। तो सोचिए कितनी बड़ी साजिश रही होगी और उसका खामियाजा किन लोगों ने भुगता। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसको सुन के मतलब मुझे आज भी मतलब बड़ा भावुक हो जाता हूं मैं कि वीर सावरकर का नाम आया गांधी हत्याकांड में। चलिए मान लेते हैं कि एक तबके का उनके प्रति आक्रोश हो सकता है कि वो गांधी हत्याकांड में शामिल थे, वो ऐसा मानते हैं। उनके छोटे भाई थे नारायण सावरकर, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी देश की आजादी में अपना योगदान दिया। 3 भाई थे सावरकर बंधु, सबसे छोटे भाई थे नारायण सावरकर। तो जब गांधी हत्याकांड में सावरकर का नाम आना शुरू होता, तो 1 और 2 तारीख की रात में उनपे घर पे हमला होता है, सावरकर सदन में, शिवाजी पार्क में मुंबई में। तो हमला होता, तो सावरकर के आसपास अपने उनके कुछ लोग थे, तो शायद भीड़ वहां पे सफल नहीं हो पाई, पथराव हुआ, घर में तोड़फोड़ हुई, लेकिन वो सावरकर पे हमला नहीं कर पाई भीड़। लेकिन डाइवर्ट हो गई उनके भाई के घर की तरफ, नारायण सावरकर के घर की तरफ, जो घर के पास में ही रहते थे। तो नारायण सावरकर को घर से खींच कर निकाला गया और पत्थरों से तब तक भीड़ ने उनको मारा, तब तक पत्थरों से भीड़ ने उनको मारा, जब तक कि वो मरणासन अवस्था तक ना पहुंच गए। अब आप बताइए, और क्या हुआ उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती रहे बहुत लंबे समय तक, महीनों तक, और वो कभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उससे उबर नहीं पाए, और साल भर बाद नारायण सावरकर की दर्दनाक मौत हो गई। आप एक बात बताइए कि वीर सावरकर से आपकी नफरत हो सकती है, सावरकर की विचारधारा से आपकी नफरत हो सकती है, लेकिन उनके छोटे भाई जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, जो एक डॉक्टर था, जिसने अपने मेडिकल प्रोफेशन में के जरिए कई लोगों की सेवा करी, जिसने देश के लिए काम किया, क्या वो ऐसी मौत डिजर्व करता था कि एक भिंड, जिसको कहते हैं मॉब लिंचिंग, ये जो वामपंथी लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहता हूं कि भारत में धार्मिक मॉब लिंचिंग का जो कोई पहला शिकार व्यक्ति था, तो वो नारायण सावरकर थे, वीर सावरकर के भाई, जिन्हें कांग्रेसियों की भीड़ ने, गांधीवादी की तथाकथित अहिंसा की बात करने वाले भीड़ ने घर से निकाला और तब तक पत्थर मारे जब तक कि वो मरने तक ना पहुंच गए। तो ये इस देश में हुआ है, लेकिन कोई इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। सावरकर गांधी की हत्या में शामिल थे बस, लेकिन उनके भाई का क्या गुनाह था जो उन्हें मौत दे दी गई गांधीवादियों द्वारा। तो ये सब चीजें आज चर्चा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। एक गजेंद्र माड़खोलकर बहुत बड़े संपादक थे, तरुण भारत नाम के एक अखबार के, मराठी अखबार के बड़े मराठी साहित्यकार हुए हैं माड़खोलकर जी। तो उनके साथ, उनके घर पे भी हमला हुआ और उनको छोड़कर हैदराबाद में उनको अपने परिवार सहित एक जमींदार के यहाँ शरण लेनी पड़ी। वो भी ब्राह्मण थे, मराठी ब्राह्मण थे। वो इतने आहत हो गए कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था एक निर्वासिताची
कहानी, मतलब एक निर्वासित व्यक्ति की कहानी, इस नाम से उन्होंने एक मराठी किताब लिखी जो कुछ लोगों ने गोडसे तक भी पहुंचा दी। उसमें उन्होंने पूरा दर्द लिखा और गोडसे के खिलाफ वो किताब थी कि एक व्यक्ति ने इतना जघन्य काम किया, वो मेरे समाज का था, उसकी वजह से मेरे समाज को ये सब झेलना पड़ा और ये उसका कृत्य गलत था, ये था। उस पूरा उसने उसमें वर्णन किया। मतलब गोडसे के को भरपूर उसके अंदर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जितना वो विरोध कर सकते थे उस किताब के अंदर उन्होंने गोडसे का किया। गोडसे ने जब ये किताब पढ़ी तो अपने मरण, उसको फांसी होती है 15 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर को अपने परिवार वगैरह सबसे मिलने के बाद उसने जो आखिरी पत्र लिखा वो माड़ खोलकर जी को लिखा। वो पत्र सोबत पत्रिका में 1970 के आसपास मराठी पत्रिका के अंदर छपा था और वो खुद गोडसे की हैंड राइटिंग के अंदर वो पत्र था। उस पत्र पे उसने एक एक बात का जवाब दिया है कि ये आपको अब मालूम पड़ता है कि जिस गांधीवाद, जिस अहिंसा की बात करते हैं और जो हमारे समाज पे वो ब्राह्मणों को जो मारा गया है गांधी, उससे समझ में आता है कि अहिंसा का जो सिद्धांत था वो क्या सिद्धांत था गांधी का, अहिंसा को मानने वाले लोग कैसे थे। उसने अपनी पूरी सफाई भी दी है और उसने इस बात का दुख व्यक्त किया है कि मेरी वजह से मेरे समाज को, लोगों को ये सब झेलना पड़ा। जैसे माड़खोलकर जी आप भी हैं, उनसे माड़खोलकर जी से उसने एक माफी की बात भी कही कि आपके साथ जो गुजरी है मैं उसके दर्द को महसूस करता हूँ माड़खोलकर जी, कि मेरे कृत्य की वजह से आपका घर जला दिया गया और आपका ही नहीं मेरे समाज के कई लोगों के घर जला दिए गए, हत्या की गई। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूँ और आप ये ध्यान से सुनिएगा कि गोडसे के जीवन का लिखा हुआ जो उसका आखिरी पत्र है, जो माड़खोलकर को उसने लिखा, साहित्यकार माड़खोलकर को, उसमें वो एक बात कहता है। सोचिए जिस आदमी को 24 घंटे बाद फांसी होने वाली है, उसका दिमाग चल रहा है, पूरी चेतना में है वो, और वो माड़खोलकर से एक सवाल पूछता है कि शरणार्थियों के साथ जब पाकिस्तान से वो जो आ रहे थे तो उनके साथ जो गुजरी थी, उनकी महिलाओं के साथ जो गुजरी थी, मतलब उसका कहना है कि जो महिलाओं की असमतें लूटी गई थी विभाजन के दौरान, तो वो माड़खोलकर जी से सवाल पूछता है कि एक पल के लिए सोचिए, आपने मुझे मेरी पूरी किताब में मुझे इतना सब कुछ आपने लिखा, आपका घर जल गया, सब मान लिया आपकी बात, लेकिन एक बात सोचिए कि जिन महिलाओं के साथ वो हुआ था पाकिस्तान से भारत आते वक्त, शरणार्थियों की महिलाओं के साथ, अगर उनमें से एक आपकी पत्नी होती तो क्या आपके विचार यही होते? और ये जो वो लिखता है, जिस भाषा में लिखता है, तो वो एक गंभीर सवाल उत्पन्न करता है कि कोई इतिहास में कोई घटना हुई तो उसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि वो आया और उसने आके गोली मार दी। मतलब कुछ ना कुछ तो रहा होगा, उसका अध्ययन होना चाहिए, उसकी भत्सना भी होना चाहिए, लेकिन उसकी जो सोच थी, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इतना सब हम लोगों ने चर्चा करी, मुझे यही बातों को विराम देना चाहिए। अगर आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो। जी, तो जो इवेंट्स थे जिसकी वजह से गोडसे ने मारा गांधी को, वो सब पास्ट के थे। मगर एक हमारे रवि रंजन जी हैं, सरदार रवि रंजन जी, जो झटका मीट के लिए बहुत कैंपेन करते हैं, राम जन्मभूमि में भी थे। जी 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 जी, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। एक इवेंट के बाद बताया, हम सब ग्रुप में बात कर रहे थे, वहां पर बताया कि गांधी को मारने का पीछे का तो कारण जरूर रहा होगा, मगर आगे क्या करने वाले थे वो बहुत बड़ा कारण था। पाकिस्तान एक रोड मांग रहा था बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो बेसिकली भारत वुड हैव बीन, इंडिया वुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पूरे दो टुकड़े कर देते आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को। और ही सेज ये ज्यादा बात नहीं आती है, मगर गांधी को मारने का ये बहुत बड़ा कारण था गोडसे का। तो इस पे क्या विचार है और क्या की? क्योंकि जो गोडसे का जो अकाउंट मिलता है, जो हम अगर हम माने कि गोडसे जब जेल में बंद रहा तो गोपाल गोडसे से एक लंबी चर्चा करी, गोपाल गोडसे ने किताब लिखी। वो चूंकि षड्यंत्रकारियों में भी गोपाल गोडसे का नाम था, उम्र कैद की सजा हुई, 14 साल वो जेल में रहे गोपाल गोडसे। तो जाहिर तौर पे उन्होंने जो बातें कही हैं वो हमें एक आधार मानना चाहिए। खुद गोडसे ने जो बयान दिया अदालत के अंदर, वो एक हमारे पास तथ्य मौजूद है। इसके अलावा जो लोगों ने अपने अपने स्तर पे किताबें पुस्तकें लिखी हैं वो हमारे, तो ये बात उसमें कहीं भी नहीं मिलती है कि ये गोडसे ने कहीं कहा हो कि जो गलियारा बनाने की बात हो रही थी। क्योंकि जो गलियारा जो था वो अब वो सही है कि जिन्ना की जो एक मांग थी उसमें था कि हमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ने के बीच में गलियारा चाहिए, और गलियारा जो गुजरने की जगह जो उसने मांगी थी 40 किलोमीटर का गलियारा था, वो वो ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों से मांगी थी। मतलब वो पंजाब के से गुजरकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से होता हुआ, वो पश्चिम बंगाल से होता हुआ, वो वर्तमान बांग्लादेश से उस समय पूर्वी पाकिस्तान तक, वहां तक वो गलियारा जा रहा था। और उसके आसपास जो है था मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तो बहुत ही मतलब ऐसा प्रस्ताव था, मतलब जिसको कोई मान लेता तो मतलब शायद ये देश एक रह ही नहीं पाता उसके बाद। तो जिन्ना की मांग थी, लेकिन जिन्ना की मांग को कुछ जमाने बहुत ज्यादा तरजीह मिली नहीं थी। लेकिन हाँ, जो बात होती है, जो गोडसे ने भी अपनी बातों में कही और जो उसकी बातों से समझ में आती है कि जिस तरह से गांधी
मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति पे जिस दर से वो आगे बढ़ रहे थे, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण में बहुत सारी चीजों को, और मैं खुलकर कहता हूं कि गांधी ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां जो थी वो बहुत इस हद तक आगे बढ़ गई थी उस दौर में, कि बड़ी कई बार तो बड़ी लगता है कि यार ये अहिंसा का पुजारी कहलाने के लिए सब किया जा रहा था क्या। अब आप देखिए कि उन्होंने जो मांगे रखी थी, जो आखिरी अनशन किया जिसके बाद गोडसे ने हत्या करी, तो क्या उस अनशन में कोई भी एक मांग पाकिस्तान के लिए थी कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं की रक्षा होना चाहिए? नहीं थी। तो सारी मांगे यही थी कि बस हिंदू ये करें, हिंदू ये करें, हिंदू ये करें, हिंदू ये करें। आप सोचिए कि कलकत्ता में दंगे रोकना एक बहुत महान कार्य उन्होंने किया। दंगे नहीं होना चाहिए, किसी की भी जान नहीं जाना चाहिए दंगों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जान, इंसानी जान से कीमती कोई जान नहीं है। दंगे मतलब मानवता पे लगा सबसे बड़ा कोई भी कलंक अगर कुछ है तो दंगे हैं, सांप्रदायिक दंगे नहीं होना चाहिए। लेकिन कलकत्ता में दंगे रोकने के लिए उन्होंने किसका साथ लिया? सुहरावर्दी का, जो खुद जिसने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, उसके साथ अपने घर में रुका लिया। तो गांधी जो थे वो इस सीमा तक आगे बढ़ते जा रहे थे कि जो आप बात कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, क्योंकि इस सीमा तक आगे बढ़ रहे थे कि वो किसी भी प्रस्ताव को मान सकते थे। उन्होंने ऐलान कर ही दिया था कि मैं पाकिस्तान जाकर मार्च करूंगा, मैं पाकिस्तान जाकर कुछ दिन रहूंगा, दिल्ली में जब शांति हो जाएगी। तो उनकी मांगे बढ़ती जा रही थी, उनकी मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण बढ़ता जा रहा था। तो हो सकता है कि अगर वो गलियारा मांगते, हालांकि इतिहासकार जो इतिहास है और जो न्यूट्रल इतिहास है, जो लोग उस दौर में लिखते हैं, कि कहते हैं कि जिन्ना भी जानता था कि जो मेरी गलियारे की मांग है इसका कोई बहुत महत्व नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इलाके मांगने के लिए, जब एक दो दौर की, जब दो देशों की, दो पक्षों की चर्चा होती है, तो आप कई बार ऐसी मांगे रख देते हैं जो आपको मालूम है पूरी नहीं होंगी, लेकिन एक बार्गेनिंग के दृष्टि से वो मांगे रखी जाती है। तो ये गलियारे वाली मांग एक तरह से उसी तरह की थी। लेकिन जो दूसरा पहलू वो सच है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में गांधी इतना आगे बढ़ गए थे कि भविष्य में वो किसी भी इस तरह की मांग के लिए अगर सहमत हो जाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतने इन्फॉर्मेटिव टॉक के लिए, और आई अप्रिशिएट योर करेज कि आप इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर इतना बोल्डली बोले। सर मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो सर ये है कि आपके एस्टिमेट से व्हाट वाज द प्रीडोमिनेंट फैक्टर बिहाइंड द assassination of Gandhi in the psyche of Godse? Is it the हिंदुत्व एलिमेंट और द सोसाइटल इंटरेस्ट एट लार्ज? और सर इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, इफ वी गो बाय द मार्क्सिस्ट रूल बुक, सर वहां पर एक जब भी वायलेंस की बात आती है तो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड का एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है जहां पर वायलेंस जस्टिफाइड होता है। सो अगर मैं उस एग्जैक्ट फ्रेमवर्क को उठाकर मार्क्स गॉडसे की कंडक्ट पर अप्लाई करूं, सो ही वाज द ऑपरेस्ड, गांधी एंड नेहरू वर द पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो वहां पर ऑपरेस्ड और ऑपरेसर वाला रिलेशनशिप पूरा एग्जैक्ट बैठता है, और वो उसके हिसाब से गॉडसे बाई कंडक्ट तो मार्क्सिस्ट भी कहलाया जा सकता है। तो सर आपका इसके ऊपर क्या विचार है? देखिए, आपके पहले सवाल का जो जवाब है कि मारने की जो वजह थी वो क्या था, या हिंदुत्व था, सोसाइटल था, क्या था। देखिए, गोडसे ने बहुत ही क्लियर किया है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो वो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की जो विचारधारा थी, जो हिंदू राष्ट्र को लेकर उसके अंदर जो सपना था, सही था गलत था वो अलग विषय बहस का। तो वो जो सपना उसके अंदर, गांधी उसको सबसे बड़ी रुकावट नजर आते थे हिंदुत्व की राह में। उसको लगता था कि गांधी सबसे बड़ी रुकावट है, ठीक है। और उसने जो फैसला लिया था बहुत सोच समझ कर लिया था। और उसने मतलब ये कई अकाउंट्स में मिलता है कि जब ये चर्चा हुई नारायण आप्टे और गोडसे के बीच में, तो उसने पूरे अंतिम समय तक नारायण आप्टे को बचाने की कोशिश की। उसने, उन लोगों ने इस तरह के सबूत बनाए थे कि नारायण आप्टे और किसी और का नाम आए ना गोडसे के अलावा। मतलब नारायण आप्टे के नाम से झूठे तार भेजे गए थे हिंदू महासभा दिल्ली के दफ्तर में कि वो वहां पे ये मौजूद है। मतलब उसकी मौजूदगी दिल्ली में ना दिखाने के लिए कई इन लोगों ने साजिशें रची थी। और नारायण आप्टे को थोड़ा सा विषय अंतर हो रहा है लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी है। नारायण आप्टे फंसा ऐसे कि जब एक एयर होस्ट, जिस विमान में लोग मुंबई से दिल्ली आए थे एयर इंडिया के विमान में, उसकी एयर होस्टेस से उसने 3-4 बार पानी या कॉफी या चाय मांग ली थी, तो वो नारायण आप्टे को पहचान गई थी। तो उससे साबित हो गया कि गोडसे और नारायण आप्टे साथ में दिल्ली आए थे। तो कहने का मतलब है कि गोडसे का जो पूरा प्लान था वो ये था कि मैं पूरा हत्या मैंने की है और मैं अकेला इसमें शामिल हूं और कोई दूसरा इसमें शामिल नहीं है। जब नारायण आप्टे ने उसको ऑप्शन दिया था कि हम मिलके करते हैं, तो उसने कहा था कि तुम, क्योंकि नारायण आप्टे बहुत अच्छा विचारक नहीं था, मतलब वो उसकी एक छवि, कभी इस पे हम अलग विषय पे करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। मतलब वो उसमें जो एक मानव के अंदर जो सभी सद्गुण और दुर्गुण होते हैं, तो उसके अंदर सारे मौजूद थे। वो मतलब वो एक सामान्य था, इंसान था, और उसके अंदर तमाम तरह की बुराइयां भी मौजूद थी नारायण आप्टे के अंदर। तो उसने कहा गोडसे ने कि अगर आप
इसको अगर मेरे साथ हत्या में शामिल होते हैं, आप गांधी की हत्या करते हैं, तो एक तो आपका परिवार है और दूसरा आप अदालत में अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मैं रख सकता हूं, मैं पत्रकार हूं, ठीक है, आप मिलके मेरे साथ अखबार चलाते हैं, लेकिन आप जो है आप विचारक नहीं है। मैं अपनी बात कह सकता हूं और मैं अपने तथ्य से साबित कर सकता हूं कि जो मैंने किया गलत गलत नहीं किया है। अब जहां तक बात आती है, तो उसमें गोडसे ने खुद अपने बारे में लिखा है कि जो मैंने किया था उसके मेरे बड़े इंटरेस्टिंग है कि गोडसे ने गांधी को मारा। अब उसके मारने के बाद क्या हुआ, इसको लेके अलग अलग अकाउंट आते हैं कि फलाने पकड़ लिया गोडसे को, एक वो मेजर था उसने पकड़ लिया, एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, एक माली ने पकड़ लिया, अलग अलग कहानियां आती है। लेकिन असली कहानी गोडसे की जवानी क्या थी, वो ये थी कि जब मैंने गांधी को मारा तो मेरे दिमाग में एक साइलेंस आ गया, मतलब उसमें जिसको कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, एक बड़ा हिंदी का टफ शब्द है, उस स्थिति में आ गया मैं। और मुझे कोई भी भीड़ पीछे हट गई और मेरी तरफ कोई बढ़ना नहीं चाहता था। तो मुझे लगा कि यार ये मैं जो करना चाह रहा हूं ये हो नहीं रहा है। तो जब सब लोग थे तो एक पुलिस जैसा एक व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैंने उसकी तरफ इशारा करके आंखों से इशारा किया कि मुझे पकड़ो, मतलब मेरी रिवॉल्वर ले लो। तो वो पिस्टल उन लोगों ने उससे ले ली और उसके बाद जो है उसकी भीड़ ने उस पर हमला भी किया। उसके सर के पीछे चोट चोट भी आ गई थी। उसके जो उस समय के जो कपड़े हैं खाकी रंग के उसने पहन रखे थे, तो वो उसके अंदर खून के निशान आज भी मौजूद है, पुणे में उसके घर में रखे हुए हैं। तो वो बहुत प्लानिंग के साथ आया था। वो ये जानता था कि अगर मैंने भागने की कोशिश की या मैंने बंदूक नीचे डाउन की, आप देखिए उसकी पोजीशन ये थी मारने के बाद, जो गोडसे कहता है, बोला अगर मैंने बंदूक नीचे रखने के लिए भी कोशिश की होती, फेंकने की भी, तो कोई मेरे ऊपर यह आरोप लगा सकता था कि मैं जनता को भागने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी और इशारे से बुलाकर खुद को अरेस्ट करवाया। तो उसकी प्लानिंग बहुत क्लियर थी कि मुझे मारने के बाद क्या करना है। उसने जब वो उसको थाने ले जाया गया, उसने जो कहा, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, उसकी सारी चेक की गई, उसने इस बात की तस्दीक करवाई पूरी कि मैं पूरी तरह से होशोहवास में हूं, कोई बाद में यह साबित करने की कोशिश ना करे सरकार की एक सिरफरा था, पागल था, उसने मार दिया। और उसके बाद वहां पर जो देवदास गांधी थे, जो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बने, महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे, राजमोहन गांधी के पिताजी, वो वहां पर पहुंचे थे और उन दोनों के बीच चर्चा भी हुई, गोडसे और उनके बीच में। बोला मैं वही व्यक्ति हूं जिसने आपके पिता की हत्या करी और मैं भी आप ही की तरह पत्रकार भी हूं। तो उसका जो पूरा भाव था वो एक, उसने पूरी प्लानिंग के साथ, और उसको हत्या करने के बाद क्या करना है ये भी उसके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर था। आपका जो तीसरा जो है, जो आपने सवाल पूछा कि मार्क्सिस्ट आपने सवाल पूछा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे जो मेरे जीवन का थोड़ा बहुत अध्ययन है, जो मैंने चीजों को समझा है उस आधार पे, कि जो भी अतिवादी सोच होती है, जो भी अतिवादी सोच है, चाहे वो अतिवादी सोच वामपंथ की हो, चाहे वो अतिवादी सोच दक्षिण पंथ की हो, चाहे वो अतिवादी सोच नाजी विचारधारा, फासिस्ट विचारधारा की हो, किसी भी अतिवादी विचारधारा के अंदर हिंसा तो होती है, उसके अंदर वो हिंसा उसका अहम हिस्सा होता है। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग वामपंथी विचारधारा में भी हम जानते हैं, जो नक्सली जो कर रहे हैं उसमें हिंसा का स्थान है। दुर्भाग्य से हम लोग कई बार देखते हैं कि जो कानून को हाथ में उठा लेते हैं कुछ लोग, जो अपने आप को हिंदुत्व के रक्षक बताते हैं। मैं नहीं मानता हूं हिंदुत्व के रक्षक हैं, अगर वो हिंसा इस तरह की करते हैं तो उस तरह के एलिमेंट उधर भी पाए जाते हैं। इतिहास गवाह है, अतिवाद जहां पे है, जहां पे आप एक विचारधारा को आपने उसको अतिवाद की तरफ पहुंचा दिया, तो वहां तो वो हिंसा आ जाएगी। तो इस आधार पर ये कह देना कि चूंकि जो सारे हिंसा का सहारा लेते हैं वो सब मार्क्सिस्ट हो जाएंगे, या जो सारे लेते हैं वो ये हो जाएंगे, तो ये नहीं है। बेसिकली विचारधारा के अतिवाद के अंदर इस तरह के परिणाम निकलते हैं। प्रखर जी, काफी खूबसूरत, यहाँ पे मैंने सुबह अराउंड 5:30 बजे मैंने ज्वाइन किया सेशन। काफी खूबसूरती से आपने सारा ये आपका मत प्रदर्शन किया और बहुत 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 अच्छा लगा। फिर भी जस्ट हाँ, यही की बात जैसे लगती है कि आपने ये कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये मेरा सवाल नहीं है। दैट्स फाइन, हर एक के मत प्रदर्शन से दैट्स फाइन। मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा है, जैसे रुचिन का हर जगह पे बताया जाता है, जब नथुराम जी ने महात्मा गांधी जी को जब गोली मारी तो उनके आखिरी शब्द थे हे राम। क्या ये सच बात है? देखिए, जो नाथुराम गोडसे ने जो वर्णन किया उसके अंदर तो इस बात का उल्लेख नहीं आता कि उन्होंने हे राम कहा। और ये उसका बड़ा, उसने कहा कि जब उसने पिस्टल थी, ऑटो, मैं बहुत ज्यादा हथियारों के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं कलम का काम करने वाला पत्रकार आदमी हूँ, तो हथियार के बारे में कैसे जानूंगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक पिस्टल थी। तो जैसे लोग बोलते हैं ना, फिल्मों के अंदर भी दिखाया कि 3 बार गोली चली, एक चली, फिर दूसरी चली, फिर तीसरी चली, ये ऑटोमेटिक पिस्टल थी। तो गोडसे ने जो इसके बारे में बताया कि मैंने एक बार ट्रिगर दबाया और 3 गोलियां निकली एक झटके और चली गई।
तो जो हम देखते हैं, जो पूरा सीन हमारे सामने क्रिएट किया जाता है कि एक गई होगी गोली, फिर दूसरी मारी होगी, फिर तीसरी बारी मारी होगी, फिर बापू ने हे राम बोला होगा, तो इसको लेकर अलग अलग मत हैं। लेकिन बापू ने हे राम बोला था, तो इसको लेकर ऐसा तो है नहीं कि गोडसे की बात को ही सत्य मान लिया जाएगा। भाई भाई वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, प्रार्थना सभा चल रही थी, आभा बहन, मनु बहन उनके साथ थी, उन सबने भी सुना था, तो उन सबका अकाउंट तो ये कहता है कि उन्होंने हे राम बोला था। और जहां तक अगर मैं अपनी सोच की बात करूं, अगर मैं मुझे किसी नतीजे पे पहुंचना होगा, तो बहुत ही स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है कि जब कभी हमारे साथ कुछ होता है, तो हमारे मुंह से या तो भगवान का नाम निकलता है, या हम अपनी माँ का नाम लेते हैं, हमें लग जाती है तो हम माँ का नाम निकलता है, या कुछ हो जाता है तो हम भगवान को याद करते हैं। ये बहुत ही एक मानवीय स्वभाव है, मतलब ये बहुत ही आपके दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है। और जब भी आपको कुछ लगेगी, आप भी अपने आपको भी कभी चोट लगी होगी, तो आपने भी ऐसे ही एक रिएक्शन दिया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने हे राम नहीं कहा होगा, शायद कहा होगा है राम, तभी इतने लोगों ने बोला। और कोर्से ने जो बात कही है, वो मैंने अलग बात बताई कि पिस्टल एक साथ 3 गोलियां एक के बाद एक इतने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर निकली थी। तो इस, और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा विषय है कि इस पे बहुत ज्यादा बहस की जाए या इस पे कोई फर्क पड़ जाएगा। मतलब हे राम बोल देने से कोई आदमी महान नहीं हो जाता, और हे राम ना बोलने से वो कोई छोटा नहीं हो जाता। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कई बार बीच बीच में कई बार इस पे बहस होती रहती है कि उन्होंने आखिरी शब्द क्या बोले थे। मतलब मैं इसमें अभी इतना ही कह सकता हूँ इस बारे में। दो चीजें, एक जो हम अक्सर कहते हैं कि भाई गॉडसे नायक था, खलनायक था, ये हमारी संकुचित सी सोच नहीं है कि हम उसे हीरो या एज अ विलन डिसाइड करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट आवर फिल्म इंडस्ट्री हैज टॉट अस। पीपल हैव टू बी राइट, पीपल हैव टू बी रॉन्ग, बिकॉज हम परिस्थितियों को नहीं जांचना चाहते हैं। और दूसरा, जो अक्सर हम कहते हैं कि भाई सरकार का फायदा हुआ, नेहरू का फायदा हुआ, हम ये मान सकते हैं कि ये जो हत्या हुई है इससे गांधी या गांधी नाम का भी फायदा हुआ है। गांधी जी जब तक इस परिस्थिति में आए थे, ना उनकी सरकार सुन रही थी, ना जनता उनसे खुश थी। पर ये जो इवेंट हुआ जब उनकी हत्या हुई, इसके बाद से गांधी एक हाउस होल्ड नेम बन गया। वो लोग जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे, वो भी उस पैनल के अंदर आ गए। तो इस पे अगर आप कुछ बोलेंगे तो। देखिए, नायक और खलनायक विषय पर तो मैंने बता ही दिया है, तो अपनी अपनी सोच है। और किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने हत्या करी हो, वो भी मतलब वो व्यक्ति जिसकी विचारधारा आज भी जिंदा है, उस व्यक्ति की हत्या इस तरह से कर देना, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। कैसे नायक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उनकी सोच हो सकती है। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि गांधीवाद उस दिन से फिर से जिंदा हो गया उनकी हत्या, तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब अभी तक का जो सबसे अच्छा सवाल मुझे लगा है, वो आप यही वाला सवाल लगा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए क्या हुआ, परिस्थितियां जो मैंने आपको बताया कि पूरा एक गांधी विरोधी माहौल इस देश में काफी हद तक तैयार हो गया था। देखिए, जो और देश में बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे, और जो भारत में जो दंगे हो रहे थे उसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, पाकिस्तान में दंगे होते में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तान में तो वो दंगे नहीं रुके, वो 1950, 51, 52 और आज तक चल रहे हैं, और पूरे हिंदू वहां से हटा दिए गए ना। वो पूर्वी पाकिस्तान में रुके, वो 1950 तक नेहरू लियाकत पैक्ट होता रहा, और वहां से शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी भेजे जाते रहे। वो अलग विषय है, नेहरू लियाकत पैक्ट जो क्या हुआ था। लेकिन 30 जनवरी की शाम, जिस पल महात्मा गांधी की हत्या होती है, वो अंतिम सांस लेते हैं, उसके बाद इस देश में दंगे रुक गए। मतलब ये एक ऐसा पल था जिसने मतलब पूरे देश को, जो एंटी मुस्लिम जो माहौल कुछ इलाकों में बनना शुरू हो गया था, जो दंगे, मुस्लिम विरोधी दंगे देश के अलग अलग इलाकों में चल रहे थे, वो उस पल से खत्म हो गए। और ना उसका असर कुछ दिनों तक रहा, बल्कि जैसे आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो भारत में जो दंगे होना की इतिहास शुरू होता है, वो असहयोग आंदोलन के बाद शुरू होता है, खिलाफत आंदोलन के बाद, जिसकी वजह से नाथुराम गोडसे ने अपनी गांधी हत्या की एक वजह वो भी बताई थी। 1920 में पूरे देश में दंगों का एक बहुत खूनी इतिहास है, 1930 में खूनी इतिहास है, और 47 तक आते आते तो सारी हदें पार हो गई थी। लेकिन अगर आप इतिहास का अध्ययन करेंगी तो गांधी की हत्या के बाद एंटी ब्राह्मण राइट्स तो हुआ, ब्राह्मणों को तो निशाना बनाया गया, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा दूसरी वाली इस देश में रुक गई थी। और 1950 के पूरे दशक का अगर आप अध्ययन करेंगे तो भारत में दंगों का बहुत कमोवेश, जो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मशालें जल रही थी इस देश में, ऐसा तो नहीं था। लेकिन अगर आप पिछले दशकों से तुलना करेंगी, 20, 30 और 40 के दशकों से, तो 50 के दशक में सबसे कम सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हमको मिलती हैं। फिर ये हिंसा कब बढ़ना शुरू होती है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1961 या 62, मुझे साल एग्जैक्टली याद नहीं है, माफी चाहता हूं, उस साल एक बहुत बड़ा दंगा हुआ जबलपुर में जाके, और तब बाकी फिर एक बार श्रृंखला जो है सांप्रदायिक दंगों की भारत में शुरू हो जाती है। तो गांधी की हत्या से लेकर जबलपुर दंगे तक वो 10-12 साल जो हैं, उसमें बहुत ज्यादा खूनी दंगों का मतलब घटनाएं हुई, दंगे हुए, लेकिन उतने उस पैमाने पे दंगे नहीं हुए।
तो कहीं ना कहीं जो गांधीवाद अपनी पकड़ खो रहा था, जो लोगों का भरोसा गांधीवाद से उठ गया था, वो उस हत्या से वो जीवित हो गया वापस से। अगर गांधी को गोडसे नहीं मारता तो मतलब एक पत्रकार, मैंने पत्रकारिता करी 20 साल, उस आधार पे मैं कह सकता हूं, अपने अध्ययन के आधार पे कह सकता हूं कि अगर गांधी अगर अपनी सामान्य मृत्यु को प्राप्त होते, एक गोडसे की गोली के शिकार ना हुए होते, तो शायद गांधी आज वो गांधी ना होते जो वो गांधी बन गए। क्योंकि गांधी, अब मैं अब देखता हूं कि मतलब कितने आश्चर्य की बात है कि मतलब मैं जब मैं छोटा था और नए दौर का युग आया था याहू वाहू में, तो पाकिस्तान के कुछ लोगों से हम चैट वेट करते थे, तो उनको ये मालूम ही नहीं था कि गांधी को इसलिए मारा गया कि वो मुसलमानों की रक्षा की बात कर रहे थे। वो गांधी को विलेन नहीं मानते थे। लेकिन अब कितना चेंज हो गया है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जो है, वो गोडसे और गांधी के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बोलता है। वो ये बोलता है कि ये तो गांधी को मारने वाले लोग हैं। तो सोचिए कि अब पाकिस्तान तक में जो है महात्मा गांधी के लिए सहानुभूति हो गई, जिसकी पूरी इतिहास की किताबों में जिसके लिए बनिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के अंदर बनिया बोला जाता है महात्मा गांधी को, जिन्ना बनिया बोलते थे उनको, ये हिंदू बनिया था। वो हिंदू बनिया अब उनके लिए बापू हो गया है, महात्मा हो गया है, संत हो गया है, क्योंकि उनको धीरे धीरे मालूम। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं गोडसे ने गांधी को मारकर गांधीवाद को कहीं और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। मतलब ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है, मतलब इसको लेकर विरोध हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि वो गांधी की हत्या से कहीं ना कहीं जो है गांधीवाद को बाद में लाभ तो मिला। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ पटेल एंड सावरकर on displacing the non-Muslim refugees out of Delhi masjids, and after these refugees were thrown out of the masjids, what happened to them? गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई एड या कोई जगह प्रोवाइड करवाई गई थी क्या? देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसको लेकर पटेल, और मैं अभी मेरा बुक शेल्फ है, इसके अंदर वो पटेल साहब की किताब, सारे लेटर्स की एक बुक है जो उन्होंने, सरदार पटेल ने और नेहरू के बीच पत्र व्यवहार हुआ है, उसके अंदर इनके पीछे भयंकर बहस हुई है। सावरकर का स्टैंड तो क्या बहुत ही एक लाइन का स्टैंड है कि भाई जो रिफ्यूजीज के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, यहाँ से सारे मुसलमान जाना चाहिए, हिंदू आना चाहिए, हिंदू अगर आया है तो ये उसकी देखभाल होना चाहिए। तो सिंपल स्टैंड था जो उनकी विचारधारा थी उस हिसाब से। पटेल गृह मंत्री थे और पटेल और नेहरू के बीच बहुत विवाद हुआ है इस बात को लेकर। नेहरू चाहते थे कि मुस्लिम बस्तियां बसाई जाए, मतलब जो क्या वो, देखिए दो तरह के शरणार्थी थे, बहुत कम लोगों को मालूम है चीज, कि एक तो शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे भारत में, जो हिंदू शरणार्थी थे, दिल्ली के अंदर मुस्लिम मेव भी शरणार्थी बन के आ गए थे। अब ये कैसे हुआ था? असल में राजस्थान में जो मेव मुस्लिमों के खिलाफ, मेवात का जो इलाका है राजस्थान में, अलवर वगैरह के आसपास का इलाका, यहाँ पे मेव मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई जो वहां के हिंदुओं ने करी। तो वो जो मेव मुस्लिम थे वो भी दिल्ली आ गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो बड़ी तादाद तो उनकी थी जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे, कुछ मुस्लिम शरणार्थी भी थे जो दिल्ली के आसपास के इलाकों से हिंसा की वजह से डरकर दिल्ली आ गए थे। तो नेहरू के पत्र है कि जो मुस्लिम बस्तियां खाली हुई हैं वहां पे मेव मुस्लिमों को बसाया जाए। ये मेव मुस्लिम कौन है? जो आपने देखा होगा, जो अभी एक जो गाय पालन का काम करते हैं, जिनमें कई बार इसको लेकर लड़ाई होती रहती है कि कभी कभी गौवध हो जाने, किन चीजों में, सारी चीजों का विषय आता रहता है। गुड़गांव के आसपास नूह के इलाके में भी अभी भी विवाद होता रहता है, मुस्लिम बहुल इलाके, ये सब मेव शरणार्थी थे नूह के आसपास, गुड़गांव के पास जो लोग हैं। तो उसमें नेहरू का ये मत था, चिट्ठी है नेहरू की लिखी हुई, कि हमें वो मेव शरणार्थियों को दे देना चाहिए, तो मुस्लिम बस्तियां बन जाएंगी, तो मुस्लिम बस्तियां बनने से मुस्लिम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। सरदार पटेल ने लिखा कि नहीं, ये मुस्लिम बस्तियां अगर बस गई तो ये और हिंदू और मुसलमानों के बीच में और दूरी पैदा करेगा, क्योंकि अगर मुस्लिम बस्ती में मुस्लिम रहेंगे, हिंदू बस्ती में सिर्फ हिंदू रहेंगे, तो कैसे संपर्क स्थापित होगा, कैसे एकता स्थापित होगी? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गलत है। पटेल का ये रुख था और ये दोनों के पत्र व्यवहार है, और नतीजा यही हुआ। आज देख लीजिए, मुस्लिम बस्तियां अलग होती है, हिंदू बस्तियां अलग होती है। दिल्ली का जो पिछला दंगा था उसमें मुस्लिम बस्ती के आसपास वो दंगे हुए। सामान्यतः बाकी शहरों में भी इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं, अपने शहरों के अंदर भी देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं नेहरू इस जगह पे गलत थे कि आप इस तरह से समाज को नहीं बांट सकते कि मुस्लिम बस्ती है तो उसमें मुसलमानों की बसाया जाए क्योंकि वो मुस्लिम सुरक्षित महसूस करे। तो इस मामले में कहीं ना कहीं सरदार पटेल का रुख जो था वो बेहतर था। जहां तक आपने पूछा कि मस्जिदों के से निकालने के बाद क्या हुआ, तो इसका बड़ा मार्मिक वर्णन जो है वो मैं आपको खुद गोडसे के शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो आप उसको ज्यादा महसूस कर पाएंगे कि ये गांधीवध क्यों है। और गोपाल गोडसे की लिखी किताब है, इसके अंदर गोडसे का वो बयान छपा है जो उसने पंजाब हाईकोर्ट के अंदर दिया था। पेज नंबर 163 पे है कि गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थी उनमें पहली ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें
मुसलमानों को सौंप दी जाए, ये गोडसे ने कहा है। गांधी जी ने, वो आगे कहता है कि गांधी जी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार करवाई। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वे शीत के दिन थे, मतलब ठंड के दिन थे, वे शीत के दिन थे। गांधी जी ने अनशन खोला, उस दिन वर्षा हो रही थी, पानी बरस रहा था। गांधी जी ने अनशन खोला, उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण ठंड और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों के कुटुंब मस्जिदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए। उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कुछ शरणार्थी तो कुटुंब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए कि गांधी जी हमें स्थान दो। उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंच सकी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता। मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे। अब ध्यान दीजिए, इससे मेरे मस्तिष्क में अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे। गांधी को भी इन्हीं स्थितियों का पूरा पता था, जिनसे बाध्य होकर उन्हें अपना घर और अपने शरण स्थलों को छोड़ना पड़ा। तो ये स्थिति थी जो उसका खुद नाथुराम गोडसे ने वर्णन किया। तो मस्जिदों से निकाले गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार है, वहां पे बहुत सारे हिंदुओं ने डेरा जमा रखा था, उसको नुकसान भी पहुंचा दिया था कुछ अराजक तत्वों ने उस दौर में। तो गांधी ने उसका निर्माण भी करवाया, वहां से भी हिंदू शरणार्थियों को हटाया गया। कैंप लगे हुए थे, तो कैंपों के अंदर रहते थे। और आप ये इसको, अगर आपको उसको समझना है पूरे उस समय की परिस्थितियों को, तो आप भीष्म साहनी को पढ़िए, अमृता प्रीतम को पढ़िए, उस दौर के साहित्यकारों को पढ़िए। मैं कहता हूँ मंटो को भी पढ़िए, जो खुद पाकिस्तान चले गए थे। तो आपको साहित्य जो होता है वो इतिहास से जुड़ा हुआ होता है, उस दौर को प्रकट करता है वो। तो आपको मिल जाएगा कि उस देश में शरणार्थियों की क्या स्थिति थी, वो किस तरह से रह रहे थे। तो और उसमें बहुत दोष सरकार को भी क्या दिया जाए। देश नया नया आजाद हुआ था, वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उसके पास 78 लाख लोग ऐसे आ जाते हैं जिसकी उसने कल्पना नहीं करी थी। अंग्रेज सरकार, उसने कभी शासन चलाने का उनको अनुभव नहीं था, अंग्रेज उनकी मदद नहीं कर रहे थे, वो उनका मन उचट चुका था। तो इन स्थितियों के अंदर बहुत बुरी स्थिति थी इस देश में शरणार्थियों की। वो हमें उनको सलाम करना चाहिए कि वो आज इस देश की अर्थव्यवस्था पे उन शरणार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज वो इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। एमडीएच के महाशय जी, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ, सोचिए वो किन परिस्थितियों में भारत आए थे, और जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए तो कितना बड़ा एक ब्रांड और कितना बड़ी एक साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य वो खड़ा करके गए। तो ऐसे कई कहानियां हैं, लेकिन एक संघर्ष बहुत बड़ा उन लोगों को करना पड़ा और उनके साथ बहुत बुरा हुआ उस दौर के अंदर, कोई शक नहीं। तो मेरा एक किताब है कॉनराड एल्स्ट की, डॉक्टर कॉनराड एल्स्ट की, मेरे पास भी है, महात्मा जी। और वो पढ़ें, और अगर उस समय के अकाउंट्स पढ़ें तो जब गांधी जी को बताया गया, मतलब ये जो क्वेश्चन आया था ना कि भाई ये सोसाइटल रीजंस थे या हिंदुत्व रीजंस थे, ये एक्चुअली रिडंडेंट है। और ये इसके साथ लिंक्ड है कि 70 साल में हमें से किसी ने ये क्वेश्चन पूछने की हिम्मत क्यों नहीं की, या हमें सेंस क्यों नहीं आई, या जरूरत क्यों नहीं लगी कि गोडसे की क्या विचारधारा थी। वो बिल्कुल कवर अप कर दिया गया है। गोडसे के साइड से हमारे पास सिर्फ एक उसने जो स्टेटमेंट दी थी, अपनी डिफेंस स्टेटमेंट, सिर्फ वही है, या जो आप किताब मेंशन कर रहे हैं, उसकी तरफ का कोई लिटरेचर है नहीं कहीं पे भी। इसमें क्या हुआ ना, आई वुड लाइक टू कंप्लीट। जब गांधी जी से बताया गया कि रेप्स हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला, हिंदू और सिखों को बोला फ्ली मत करो, वहीं पे रुको। और जब उनको बोला विमेन को वो रेप कर रहे हैं, ब्रेस्ट काट रहे हैं वगैरह, तो उन्होंने बोला होल्ड योर ब्रेथ, बाइट योर टंग टिल यू डाई। ये उन्होंने सलाह दी थी। तो ये सवाल मेरे को लगता है रिडंडेंट है। देखिए क्या हुआ, समय पिछले सवाल में कहा था कि महात्मा गांधी की तुष्टीकरण की नीतियां सारी सीमाएं लांघ गई थी। और कहीं ना कहीं जो उनके विचार जो थे वो कई बार ऐसे होते थे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे। ये उन्होंने सिर्फ 47 में नहीं कहा था, ये उन्होंने मोपला के समय भी कहा था कि अगर मान लो वो आपको मुसलमान बना रहे तो बन जाइए, उसमें क्या दिक्कत है। अगर महिलाओं का बलात्कार हो रहा है तो वो उस समय होने दें, उस समय विरोध ना करें, हत्या से बच जाएंगी। तो इस तरह के बयान वो पहले से देते आ रहे थे। और वो समय के साथ मतलब वो इतने मतलब तो कहते हैं प्रैक्टिकल कई चीजें वो नहीं होती थी उनकी बातों के अंदर की, जो मतलब वो अब जैसे कहते थे कि बंटवारे में, कि बोले कि लाहौर के अंदर उन्होंने कहा कि आप अपना घर मत छोड़िए। लोगों ने कहा भी हम पे हमले हो रहे हैं, हमें मुस्लिम घेर रहे हैं, हमें डाला जाएगा। बोला आप मर जाइए,
अपने भाई के हाथों मरने में क्या बुराई है, आप जगह मत छोड़िए। और यहाँ के मुसलमानों से भी ये कहते थे कि आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अगर मारते तो मर जाइए लेकिन छोड़ के मत जाइए। तो दुनिया में कौन व्यक्ति होगा कि जब उसको कोई मारेगा तो भागेगा नहीं, डरेगा नहीं। तो उनके इस तरह के जो विचार थे वो आसानी से गले उतरने वाले नहीं थे। और इसलिए मुझे मैं कहा कि नेहरू और पटेल उनकी सुनते नहीं थे, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे आइडियाज होते थे कि मतलब आदमी सोचता था कि ये तो संभव ही नहीं है, मतलब ये तो, वो कहते थे सेना की जरूरत ही नहीं है इस देश को। तो ये सब समस्याएं थी। अब आप सुहरावर्दी के साथ वो अपने घर में रुका के कलकत्ते के दंगे रोकना चाह रहे थे वो, और हालांकि उसमें वो कामयाब है, उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है कलकत्ता में दंगे रोकने की। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने विचारधारा वाली बात कही, तो एक बहुत ही, मैंने कहा पूरा बताया किस तरह से अस्थियों का किस्सा बताया, उसकी चिता को कैसे हल चला दिया गया उस जगह पे, और कैसे पूरा माहौल आपको बताया। तो सरकार बेहद डरी हुई थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नारायण आप्टे ने एक मैनेजमेंट पे, किसी टॉपिक पे भूल रहा हूं मैं, उस पे एक थीसिस लिखी थी, जेल में तैयार की थी वो थीसिस उसने। अभी किसी ने कुछ दिन पहले, 4-5 साल पहले एक आरटीआई दाखिल करी कि वो उस मैनेजमेंट पे जो थीसिस लिखी थी वो कॉपी कहाँ है। भाई जेल में जब आप किसी को फांसी मिल जाती है तो उसका पूरा सामान आप लेते हैं और परिवार को सौंप देते हैं, जो जो आप सौंपा जा सकता है। आपको चीजें लगता है कि ये दिक्कत दे सकती है तो उसको आप अपने पास रख लेते हैं, जो सामान्यतः फांसी के केस में होता है फांसी के बाद। वो नारायण आप्टे की थीसिस ही नहीं है। तो एक समय इस देश में 50 का दशक, 60 का दशक और 70 का दशक जो था, 80 का दशक था, इसमें गोडसे का नाम लेना तक अपराध था। अगर गोडसे का कोई नाम लेता था तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती थी। तो आप विचारधारा की बात करी, कवर अप करने की, कहां से सामने आएगी? उसका एक बयान है, वो जाने कितने दिनों बाद सामने आया, जब मी नाथूराम बोलते हैं से वो फेमस हुआ बयान, जो उस नाटक से फेमस हुआ। ये तो एक समय ऐसा आया, सूचना क्रांति का जब दौर आया, जब लोगों ने बातें करना, अपना रिसर्च करना शुरू कर दिया और गोडसे की चीजें और तथ्य सामने आने लगे। आपको मालूम कपूर कमीशन की स्थापना कैसे हुई थी? वो जब गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा जब जेल से छूट के आए तो उनके उसमें एक समारोह किया गया उनके रिहाई के उपलक्ष्य में। तो केतकर थे शायद, लोकमान्य तिलक के रिश्तेदार थे, नाती पोत, मैं कंफर्म नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि गोडसे अक्सर ये गांधी को मारने की बात करता था, मेरे से भी कही थी। तो हड़कंप मच गया पूरे देश में, तो गोडसे लोगों से मिलता था और ये सब बातें कहता था, तो भैया इस पे तो जांच होना चाहिए। तो ऐसे करके पहले गोपाल स्वरूप पाठक जो भारत के उपराष्ट्रपति बने बाद में, उनकी उसमें आयोग बना और बाद में फिर वो जस्टिस पाठक को उसका वो बना दिया गया हेड। और पाठक कमीशन के नाम से, कपूर कमीशन के नाम से क्या वो उसने अपना रिपोर्ट सबमिट करी। तो सोचिए मतलब उस देश में क्या सामने आ सकता था। मतलब जो चीजें गायब कर दी गई जेल में, उसकी लिखी हुई थीसिस, उस थीसिस में तो कोई मुझे नहीं लगता कि एंटी मुस्लिम एंटी गांधी बात होगी। मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे वो थीसिस थी। तो ऐसे देश में जब इतना कैद में चीजें रखी गई हों तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें सामने आ सकती थी। अब लेकिन अब समय बदल गया है, लोग हर तरह की विचारधारा पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए अभी हम पिछले 1.5-2 घंटा हो गया हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक बदलाव तो है ना, जो हो गया, लेकिन आज हम उस पर बात तो कर रहे हैं, इतनी आजादी तो है आज ना। सर मैं जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। जो उनकी कोर्ट में स्पीच थी आखिरी, जिसमें उन्होंने अपने विचार रखे थे गोडसे जी ने, उसको सेंसर कर दिया गया था। तो ये बैन हटा है या नहीं, इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ। एंड व्हाट वाज अंबेडकर्स टेक ऑन नाथूराम गोडसे? ऑल्सो सम पीपल से कि गांधी जी के कारण हैदराबाद का पुलिस एक्शन नहीं हो पा रहा था, तो गांधी के स्वर्गवास के बाद ही ये संभव हो पाया जो पटेल ने किया था पुलिस एक्शन। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? देखिए कोर्ट में जो उसने बयान दिया था वो समय, क्योंकि वो कोर्ट तो आप उसको प्रोसीडिंग्स उठा के देख लेंगे, अब तो ऑनलाइन पड़ी हुई है चीजें। भारत में जितने बड़े केसेस है, कानून.org जाने कौन कौन सी वेबसाइट है, सारी प्रोसीडिंग पड़ी हुई है। तो कोर्ट में तो वो बयान था, वो तो दर्ज है, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, उसको तो कोई डिलीट कर नहीं सकता है। तो लेकिन उस पर बात करना, क्योंकि जैसे ही आप गोडसे पे कुछ बोलेंगे, उसके पक्ष में बोलेंगे, उसके विचारधारा बात करेंगे, तो एक आपके ऊपर एक कंट्रोल रहता था, जिसकी वजह से लोगों की कई सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिसने जो गोडसे का समर्थन करने के आरोप में कांग्रेसों की सरकार में जेल के अंदर गए। तो इस स्थिति में वो सेंसर तो करके रखा गया था बयान, लेकिन जब गोपाल गोडसे ने जेल से छूटने के बाद 1967-68 या 69 में ही ये किताब लिख दी थी। किताब पे प्रतिबंध भी लगा, कुछ राज्यों में लगाया, कुछ राज्यों में नहीं लगा, फिर लोगों ने पढ़ी, नहीं पढ़ी, और बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है तो लोग पढ़ चुके। तो ऐसा नहीं है कि गोडसे ने जो उस वक्त कहा था लोगों को नहीं मालूम पड़ा। लेकिन हाँ, उसकी अखबारों के अंदर बहुत ज्यादा जो है उसके पक्ष की चीजें नहीं छापी जाती थी। देखिए आप उस समय अखबारों की, आप आज जो बहुत बड़ी बड़ी मीडिया की बातें करते हैं और समय
एक लिबरल पत्रकारों का गिरोह है जो बड़ी बड़ी बातें प्रेस की आजादी की करता है। असल में जब देश आजाद हुआ था तो कानून तो एकदम से बदल नहीं गया था। भारत का संविधान तो 1950 में जाके तैयार हुआ ना, तो कानून तो वही अप्लाई होते थे प्रेस पर भी और सब पर जो अंग्रेजों के समय होते थे। अंग्रेजों के समय जो प्रेस की आजादी थी बड़ी खतरनाक थी, बहुत ही कम थी। वो एकदम नियंत्रण रखते थे प्रेस पर अंग्रेज लोग। तो वही कानून नेहरू सरकार को विरासत में मिले 47 में। तो जो मैंने आपको कहा 3 बार उसकी पहले क्या होता था, बॉन्ड भर के रखने पड़ते थे। अखबार जब आप निकालते थे तो सरकार के पास एक प्रतिभूति बॉन्ड आपको भर के रखने होते थे कि भाई ये हमारा पैसा आपके पास रखा होगा, अगर हम कोई गलती करते तो उसको जब्त कर लेना, जिसको कहते हैं ना जमानत जिसको कहते हैं। तो 3 बार गोडसे के अखबार की जमानत नेहरू सरकार ने, या उस समय जो महाराष्ट्र सरकार रही होगी, उसने जब्त कर ली थी। उस जमाने में सोचिए एक बार 5,000 रुपए और एक बार 10,000 रुपए का, मैंने कहीं पढ़ा, याद है मुझे। सोचिए उस जमाने में 10,000 रुपए एक अखबार के पैसे, 10,000 की रकम, आप समझ रही हैं आज के कितने होते हैं वो पैसे रख लिए गए थे, सरकार ने जब्त कर ली थी कि आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं, आप गांधी के खिलाफ लिखते हैं, आप ही लिखते हैं। तो जो गोडसे के, अभी पिछले सवाल में भी वो आनी चाहिए थी बात कि गोडसे ने जो संपादकीय लिखे हैं, गोडसे ने जो आर्टिकल लिखे हैं, मेरे एक जानने वाले हैं, पुणे के अंदर रहते हैं और मेरे साथ वो इंडिया टीवी के अंदर काम करते थे। वो इसी परिप्रेक्ष्य में अब काम कर रहे हैं कि गोडसे एक पत्रकार के तौर पर कैसा था। वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ना सिर्फ गांधी और हिंदुत्व के ऊपर लिखने के अलावा भी उसने और खबरें जो लिखी होंगी और विषयों पर जो संपादकीय लिखे होंगे, लेख लिखे होंगे, वो एक लेखक, एक पत्रकार के तौर पर कैसा था, वो इस पे काम कर रहे हैं। तो गोडसे के कई पहलू और चीजें सामने आ रही हैं। अब वो आप कुछ भी उसको रोके नहीं पाएगा। जहां तक अंबेडकर का इस पे क्या कहना था वो मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने, जब सावरकर को इस मामले में फंसाने की कोशिश हुई तो अंबेडकर ने सावरकर के वकील से मुलाकात करी, जिसका जिक्र मैंने मनोहर मलगांवकर की किताब से किया है, द मैन हु किल्ड गांधी से। और उन्होंने कहा कि आपके वकील को फंसाया जा रहा है, और उन्होंने ये इशारा दिया कि सावरकर को फंसाने के पीछे नेहरू का हाथ हो सकता है। मेरा एक सवाल था, जैसे पॉलिटिक्स में पोजीशन का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो क्या गांधी जी ने अहिंसा को ही उस हथियार बना लिया था जिससे हम एक पोजीशन पे आ जाए? और एक मैंने ये भी एक नैरेटिव बहुत बार सुना है कि 4 गोलियां थी, 3 नहीं थी, मतलब ऐसा भी उस पे भी। देखिए इसमें क्या है कि पहले सवाल का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, कि वो तो उसके लिए आपको किसी राजनीति की दार्शनिक विचारधारा का जो विशेषज्ञ हो, इस पे आपको ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएगा कि अहिंसा को उन्होंने किस तरह से हथियार बनाया। वो मेरा विषय है नहीं। मैंने गांधीवाद का ना मैं विशेषज्ञ हूँ। मैं जिस विषय पे बात करने आऊँ मैं उस विषय पे बात कर सकता हूँ। जहां तक आपने 3 गोली या 4 गोली चलाने की बात कही, तो जो पुलिस के उस समय की रिपोर्ट्स हैं वो 3 गोली की हैं। गोडसे जो कहता है वो 3 गोली की बात करता है। जो गांधी के शरीर पर जो निशान मिलते हैं वो 3 गोलियों के मिलते हैं। पोस्टमार्टम उनका हुआ नहीं था। वो गांधी जी पोस्टमार्टम के खिलाफ थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इंजेक्शन भी नहीं लगवाया था। वो इस तरह की चिकित्सा के खिलाफ थे। तो अब ये क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इसमें बीच में चलाया कि भाई नहीं, गांधी जी को तो 3 नहीं 4 गोलियां लगी थी। अब उसके पीछे मकसद क्या था, अब ये मेरी समझ से परे है। शायद वो ये साबित करना चाहते थे कि गोडसे के अलावा भी कोई और था। अब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। पिछले साल की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सुनवाई करी, 2 सुनवाई करी उस मामले में। उसके बाद बोला कि नहीं, हम इस केस को देंगे ही नहीं। मतलब देश का सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं मना कर दिया उस केस को, उसको सुनवाई के लिए। तो अब उस पर मैं क्या बोलूं कि 3 गोली चली थी कि 4 गोली चली थी। अब जो तथ्य बताते हैं वो तो ये बताते हैं 3 गोली चली थी। तस्वीर मौजूद है गांधी जी की शव की, आप खुद देख सकते हैं, छाती पे 3 निशान है। तो अब ये अलग अलग शकूफे छेड़े जाते रहते हैं। अब इसका तो कोई वो जवाब अब क्या दिया जा सकता है। मेरा एक सवाल है, नाथुराम गोडसे की अकाउंट्स में कभी ये ग्लिम्स या झलक मिलता है क्या कि ऐसा उनके करने से उसका रिजल्ट्स क्या हो सकता है, उसका रेपरकशंस क्या हो सकता है? So has he ever reflected upon this particular point that, you know, did he ever think that he is going to make Gandhi a Mahatma out of this? So that would be the first part of my question. The second part would be, Madan Lal Pava, he was caught on the very next day I think on Jan 21st you said. तो उसके बाद उसी दिन स्पॉट पे शाम को ही पकड़ा गया था। Okay, so the point is, I mean, उसके 10 दिन बाद ही, what you say, Nathuram Godse did his assassination attempt. तो उस time तक, what do you say? As you were telling, it was very much possible that the police and the government machinery could have caught Godse. But then, did he not think that he could have been caught so easily? Did Nathuram Godse realize at any point of time that there were larger political forces at play, because the police could have caught him immediately after Madan Lal Pava was arrested,
But here, I mean, did he realize it at some point of time? Is it present in his accounts? This is the second part of my question. I mean, being the pragmatist he is, being the journalist he is, did he realize it at some point of time? देखिए, इसमें तो And पहला सवाल जो आपने बताया कि उसने महात्मा गांधी को मारते वक्त ये सोचा था कि महात्मा गांधी का इससे और एक नाम हो जाएगा, तो इसका तो जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा मारने का, ये वो अपने बड़ी व्यथा के साथ वो अपने कई जगहों पर उसने कहा है ये बात, और अपने जेल में जब अपने भाई के साथ बातचीत के दौरान भी वो ये बात कहता था कि मुझे अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये करने के बाद मैं उसे खो दूंगा, और पूरी जिंदगी उसको ये अंदाजा नहीं था कि आज से 70 साल बाद कोई ऐसे बैठकर इतने सारे लोग बैठ के मेरे ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। उसको इसका बात का बिल्कुल कभी भान नहीं था, उसको कभी ये उसकी सोच नहीं रही या उसकी बातों से झलकती नहीं है कि उसको लगता था कि एक दिन वो कल्ट बन जाएगा या इतना बड़ा नाम हो जाएगा। उसके पूरे बयानों में बार बार इसी बात का जिक्र मिलता है कि मैंने ये करके पूरी दुनिया की नजरों में मैं गिर गया हूं, लोग मेरे लिए क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे परिवार को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरा एक अच्छा भला जीवन था, मैंने उसको दांव पर लगा दिया, उसकी वजह यह थी कि मैंने इसलिए दांव पर लगाया। वो हर बात को कहने के पहले कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर करता था कि मैंने जो काम किया उसकी वजह से मेरे को जो सुनना पड़ रहा है। उसने जो माड़ खोलकर जो उसने जो पत्र लिखा था, जो मैंने वर्णन किया है, उस पत्र के बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, सब ज्यादातर नाथूराम गोडसे के बयान की चर्चा करते हैं। तो माड़ खोलकर को जो उसने पत्र लिखा था, उसमें उसने लिखा है कि हजारों की संख्या में लोग मुझे गालियां लिखते हैं, मुझे, और वो चिट्ठियां मुझ तक पहुंचा दी जाती हैं। और आप एक पत्र जो सरकार, जब आप बात कर रहे थे सेंसरशिप की और जो चीजें छुपा ली गई, तो गांधी जी के जो बेटे थे रामदास गांधी, देवदास गांधी का तो किस्सा बता दिया, वो लोग थाने के अंदर मिले थे गोडसे से। जब नाथूराम गोडसे को पंजाब हाई कोर्ट ने फांसी की सजा उसकी बरकरार रखी, तो रामदास गांधी ने एक मुहिम चलाई गांधीवादियों के साथ उस वक्त मिलकर, जिसमें आचार्य विनोबा भावे वगैरह भी शामिल थे, कि नाथूराम गोडसे की फांसी की सजा माफ कर दी जाए। ये फांसी की सजा इसकी माफ कर दी जाएगी नाथूराम गोडसे की, तो ये गांधीवाद की जीत होगी। गांधी ने कभी नहीं कहा कि, गांधीवाद तो ये कहता था कि आंख के बदले आंख अगर लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो उसने गांधी की हत्या करी, आप उसकी हत्या कर दोगे तो अंतर क्या है? तो ये गांधीवाद की जीत नहीं है। गांधीवाद की जीत तब होगी जब सरकार इसकी फांसी की सजा माफ कर दे। मुहिम चलाई, तो रामदास गांधी ने इसी अपने विचार का समर्थन करते हुए नाथूराम गोडसे को पत्र लिखा कि ये हम आपके लिए मांग करते हैं और आपको जीवन भर जीवित रहते हुए एहसास होना चाहिए कि आपने कितना गलत काम किया था। तो बदले में जो नाथूराम गोडसे ने जो पत्र लिखे हैं रामदास गांधी को, बोला आप आइए मेरे साथ बहस करिए, और बहस करके मैं साबित करता हूं कि मैं सही हूं कि आप सही हैं, आपकी अहिंसा गांधीवाद, अहिंसा का सिद्धांत सही है कि मेरा सिद्धांत सही है। वो बहस की चुनौती दी उसने रामदास गांधी को, और जबरदस्त दोनों के बीच में पत्र व्यवहार हुआ है। मतलब आप कल्पना कीजिए, मतलब दोनों की महान, मतलब दोनों का, मतलब खासकर मैं तो बोलूंगा रामदास गांधी का बड़प्पन ये सामने आता है कि सोचिए अपने पिता के हत्यारे को वो आदमी पत्र लिख रहा है और उसकी फांसी सजा रद्द करने की मांग कर रहा है, और एक व्यक्ति जो हत्यारा है, जिसको फांसी होने वाली है, वो रामदास अपने जिस व्यक्ति की उसने हत्या करी उसको पत्र लिख रहा है माफी मांगते हुए। वो ये कह रहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी वजह से आप पितृविहीन हो गए, मेरी वजह से आपके पिता का साया छिन गया, लेकिन मेरे करने की वजह ये थी, और मैं ये सब करके मुझे मालूम है कि मैं अपने ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतें ले चुका हूं, मैं अपने सब कुछ गंवा चुका हूं, लेकिन मेरे लिए करना जरूरी हो गया था। वो अपना पक्ष रख रहा है, रामदास गांधी अपना पक्ष रख रहे हैं। तो ये चीजें थी मौजूद, लेकिन दुर्भाग्य से उस जमाने में प्रेस ने, उस जमाने में लोगों ने इन सब चीजों को बताया नहीं। कि सोचिए गांधी और गांधी के बड़े बेटे और नाथूराम गोडसे के बीच पत्र व्यवहार हो रहा था, अब ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब जाके लोगों को मालूम पड़ता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो था। और आपका एक सवाल जो पाहवा से रिलेटेड था, तो पाहवा उसी दिन पकड़ा गया था, और जो गोडसे को भी कई बार ये लगा कि वो पकड़ा जा सकता है। इसलिए आप देखिए क्या किया उन लोगों ने पकड़ने के बाद, कि गोडसे जब 20 जनवरी का हमला नाकाम हुआ तो पहले भागा वहां से मरीना होटल से। तो मरीना होटल से भागने के बाद पुणे नहीं गया गोडसे, 20 जनवरी के बाद पुणे नहीं गया, वो कहां गया? वो कानपुर गया, ठीक है। फिर कानपुर के रास्ते वो ग्वालियर गया। ग्वालियर के अंदर कहते हैं कि उसने डॉक्टर परचूरे से वो रिवॉल्वर ली। उसके बाद वो ठाणे गया, ठाणे में जाकर रहा कुछ दिन, ठाणे स्टेशन पर उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, पुणे नहीं गया। तो उसको हर पल ये तो महसूस ही था कि मदन लाल पाहवा को पकड़ लिया, मदन लाल पाहवा हमारे राज उगल चुका होगा, हम तक पुलिस पहुंचेगी। तो इस डर में तो हमेशा रहा, उस 10 दिन तक वो पुलिस से भागता रहा। और मदन लाल पाहवा के पकड़े जाने के बाद ही उसने फैसला किया कि हमको ये ग्रुप में नहीं करना है,
जब पहला प्लान उनका फेल हो गया 20 जनवरी का, तो उसने आप्टे से, मतलब उसका किस्सा जो आप्टे ने बताया था जेल के अंदर, अब उसकी सत्यता की तो कोई पुष्टि नहीं कर सकता, कि हम लोग रात भर सोए नहीं है 20 जनवरी के बाद। हम लोग आराम जब रुके हुए थे होटल में, तो सुबह मेरे से नाथुराम गोडसे ने पूछा, बोला कि नारायण तुम्हें नींद आई? बोला नहीं आई। बोला मुझे लगता है काम मुझे अकेले ही करना होगा। बोला ये सब काम अकेले ही किए जाते हैं, हम ग्रुप में करके काम नहीं कर सकते, अकेले ही करना होगा। तो इस तरह का फैसला उसने इसी घटना के बाद दिया। उसको लगा पावा पकड़ा गया, तो उसको लगा कि अब मेरे को ये तो कहीं भी कोई भी पहुंच सकता है, तो ऐसे में जरूरी है कि अकेले ही ये कदम उठाया जाए।